हेलो एवरीबॉडी, दिस इज दीपांशु पटेल, फाउंडर ऑफ क्लैट मैटर्स। एंड आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरा इंट्रोडक्शन टू लॉ ऑफ टॉर्ट्स पढ़ाऊंगा अलॉन्ग विद फ्यू स्पेसिफिक टॉपिक्स लाइक नेग्लिजेंस एक्सेट्रा। एंड ये जो लेक्चर है ये हमारे पेड बैच रैंक मैटर्स बैच का फर्स्ट लेक्चर था। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है एंड आपको और मेरे से आगे पढ़ना है, वेदर इट इज लीगल, लॉजिकल, इंग्लिश और बाकी सारे सब्जेक्ट्स, यू कैन डेफिनेटली ज्वाइन आवर बैच दैट इज द मोस्ट अफोर्डेबल बैच ऑफ क्लैट इंडस्ट्री, दैट इज जस्ट फॉर 3,500 रुपीज। या सो एंजॉय द लेक्चर गाइस, और कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना कैसा लगा आपको ये प्यारा। ठीक है, अब एग्जाम्पल ऐसा है, क्या टॉर्ट्स का मतलब होता है और आप कहीं भूलोगे नहीं इसको। ट्विस्टेड का मतलब क्या होता है? एनीथिंग दैट इज नॉट स्ट्रेट। अब रैंडम, जैसे मान लो युवराज भैया है, कॉमन सेंस से आदमी कोई भी जाता है रास्ते पे तो वो नॉर्मली जाता है। ठीक है, आप ये मान लो ये घर है, यहां पर रास्ता, तो नॉर्मल इंसान चल के ही जाता है। अगर कोई इतना खुराफाती इंसान है युवराज टाइप का कि वो इसके घर के ऊपर से छत में चढ़ के जा रहा है, तो ये टॉर्ट है, क्योंकि ये ट्विस्टेड है। ये नॉर्मल रेगुलर नेचर में जो आदमी काम करता है वो रेगुलर नेचर का काम नहीं है। ये इन केस मतलब इंडिया की लैंग्वेज में इसको मेंटल बोलते हैं। ठीक है, तो ये पागलपंती वाली जितने भी हरकतें होती हैं वो लॉ ऑफ टॉर्ट्स होता है। ठीक है, ऐसी हरकतें जो कि एक रेगुलर नेचर का आदमी कभी नहीं करता, लेकिन पागल लोग, एक वर्ड में बोलूं तो, करते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको टॉर्टियम का मतलब, टॉर्टियम का मतलब एनीथिंग दैट इज ट्विस्टेड। ठीक है, तो आई होप टॉर्ट्स वाला तो क्लियर है। अब डेफिनेशन टॉर्ट का यह है कि इट इज अ सिविल रॉन्ग दैट रिजल्ट्स इन लीगल इंजरी। ठीक है, अब ये लीगल इंजरी का भी एक अलग पूरा गेम है, और सिविल रॉन्ग क्या होता है वो तो मैं आपको भी सबसे शांति से बताता ही हूं। सबसे पहले ये छोड़ो, ये कोई मतलब नहीं है। अब सिविल रॉन्ग का मतलब क्या होता है? एनीथिंग द टॉर्ट्स दैट इज सिविल रॉन्ग इज अगेंस्ट इंडिविजुअल रादर देन क्रिमिनल रॉन्ग्स। अब कितने लोगों को एक चीज पता है, या कितने लोगों के घर में कोई वकील वगैरह है, या फिर किसने एक पूरा प्रॉपर लीगल फाइल देखा है अपने लाइफ में अभी तक? कोई देखा है ऐसा जो लीगल फाइल मतलब जो होता है पूरा कोर्ट वगैरह का? सब फर्स्ट जनरेशन लोगों के भाई, कोई नहीं देखा है। हाँ, तो अगर पता होगा आपको, तो जो क्रिमिनल लॉ है, ठीक है, मतलब मान लो कोई जैसे शांतनु है, वो किसी का मर्डर करके आ गया, तो केस ऐसे नहीं बनेगा कि शांतनु वर्सेस XYZ जिसका वो मर्डर करा है। ठीक है, केस कभी ऐसे नहीं बनता शांतनु वर्सेस, मान लो शांतनु मेरा ही मर्डर कर दिया, सर आप अच्छा नहीं पढ़ाते, सर आपको मार दूंगा मैं जाके, तो शांतनु वर्सेस दीपांशु पटेल कभी नहीं होगा वो। ठीक है, हमेशा अगर कोई क्रिमिनल रॉन्ग है, तो अगर आप केस देखोगे, अगर आप ऑनलाइन पढ़ोगे, या फिर अगर आप कोई भी केस वगैरह देखते हो जो कि बहुत सीरियस नेचर का है, तो हमेशा इट वुड बी रिटन एज शांतनु वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। अब ये क्यों होता है किसी को पता है? कि क्रिमिनल रॉन्ग में तो अपन ये मतलब अक्यूज्ड का नाम वर्सेस पूरे स्टेट का नाम लिख देते हैं, और अगर कोई मान लो शांतनु मेरे घर के बाहर पत्थर फेंक के चले गए, या कुछ सिविल रॉन्ग करा है, शांतनु मेरे घर में चोरी करके चले गया, या फिर मतलब चोरी तो खैर बड़ा ही चीज हो गया, लेकिन कुछ छोटा चीज करके चले गया। ठीक है, शांतनु मेरे घर में पत्थर मार के चले गया, तब उस केस में जो केस बनेगा दैट वुड बी शांतनु वर्सेस दीपांशु पटेल। ठीक है, लेकिन अगर वो मेरे को मार के चले गया, तब ये केस बन रहा है शांतनु वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़। ऐसा क्यों हो रहा है किसी को पता है? किसी को नहीं पता ये चीज? भाई ये तुम लोग सही में टॉर्ट्स पढ़े हो ना? कोई बात नहीं, इसका रीजन ये है कि इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ स्टेट टू प्रोटेक्ट द सिटीजंस। सिंपल सा बात है। तो अगर स्टेट में रहते रहते, मतलब जब तक मैं अपने छत्तीसगढ़ स्टेट में हूं, तब तक अगर शांतनु कोई आया बाहर से मेरे को मार के चले गया, तो वो स्टेट की जिम्मेदारी है जो वायलेट हुए, इसलिए केस मैं नहीं करूंगा, केस स्टेट कर रही है। दैट्स वाई अगर इनकेस कोई क्रिमिनल रॉन्ग होता है, तो इंसान के मतलब जो अक्यूज है उसके सामने स्टेट, प्रोसिक्यूशन का लॉयर पता है तुम लोग को? प्रोसिक्यूशन का लॉयर, सरकारी वकील, कोई भी क्रिमिनल रेप का केस हो, मर्डर का केस हो, या फिर कोई बड़ा क्राइम का केस है, तो हमेशा प्रोसिक्यूशन का लॉयर लड़ता है। प्रोसिक्यूशन का लॉयर मतलब जो सरकार लॉयर देती है। सरकार किसको लॉयर देगी? सरकार दबे हुए आदमी को लॉयर देगी, विक्टिम को लॉयर मिलता है। आप में से सब लोगों का सपना होगा अगर किसी को एडवोकेसी करना है तो आप लोगों को डिफेंस लॉयर बनना है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिफेंस लॉयर एंड अ प्रोसिक्यूशन लॉयर? प्रोसिक्यूशन लॉयर विक्टिम के खिलाफ लड़ता है, डिफेंस लॉयर उस आदमी को डिफेंड कर रहा है जिसके ऊपर केस हुआ है।
शांतनु जिस लॉयर को हायर करेगा उस लॉयर का नाम है डिफेंस लॉयर। मैं मर्डर होने के बाद जिस मतलब जो लॉयर को हायर करूंगा उस लॉयर का नाम है प्रोसिक्यूशन लॉयर। जनरली ये लॉयर सरकारी दे देती है, ठीक है। तो डिफेंस लॉयर जिन लोगों का बनने का सपना है वो वही होता है कि आप अक्यूज्ड को नहीं बचा रहे, मतलब आप अक्यूज्ड को बचा रहे हो और विक्टिम के फेवर में लड़ रहे हो, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया ये डिफेंस लॉयर और अक्यूज वाले का डिफरेंस? तो यही होता है। तो ये जो आपको बहुत सारे लोग कुछ उल्टे से बताते हैं ना, पूरा टॉट इसी बेस पे है कि अगर कोई क्रिमिनल लॉ हो रहा है तो आपको बस एक सेंटेंस ऊपर का पता चल पढ़ के समझ में आ जाएगा। कोई भी क्रिमिनल केस में वेदर इट इज रेप, मर्डर, एनीथिंग, जितने भी बड़े केसेस हैं सबका नाम ऐसा स्टार्ट होगा शांतनु वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, केशव नंदा भारती वर्सेस यूनियन ऑफ वर्सेस स्टेट ऑफ केरला, ठीक है, के एम नानावती वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटका, ठीक है। तो ये सब क्या है, जो अभी आरजेकर रेप केस हुआ था, ये सब का भी अगर केस फाइल होता है तो हमेशा ऐसे होगा कि वो लाइक जो सामने अक्यूज है उसका नाम वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल ऐसा चालू होता है। ऐसा नहीं होगा कि रैंडम दो लोगों का नाम ही डाल दिए, वैसा कभी नहीं होता। दिस इज द आइडेंटिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल केस। क्रिमिनल केस में बस एक चीज याद रखना, कभी भी विक्टिम का नाम में नहीं आता ऊपर। जो केस का नाम होगा और जो विक्टिम का नाम होगा वो अलग अलग होगा। लेकिन जो भी सिविल रॉन्ग्स होते हैं, जो भी, अब मान लो कॉन्ट्रैक्ट का केस चल रहा है किसी का, ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मतलब मेरा और शांतनु के बीच में एक डील हुआ था कि उसको मेरे को पैसे देना है, वो नहीं दिया, मैं उसके ऊपर केस कर दिया। तो इस यहां पर कोई स्टेट इन्वॉल्व नहीं है, यहां पर दो प्राइवेट इंडिविजुअल इन्वॉल्व है। वहां पर शांतनु और मेरा जो केस चलेगा वहां पर शांतनु वर्सेस दीपांशु पटेल ये केस चलेगा। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब आपको ये तो समझ में आ गया कि सिविल रॉन्ग का केस कैसे लिखते हैं। अब लेकिन सिविल रॉन्ग होता क्या है? सिविल रॉन्ग वही होता है जो कि अलग होता है क्रिमिनल रॉन्ग से। ये बहुत अजीब सा डेफिनेशन है लेकिन ऐसे ही है, यही डेफिनेशन लिखा हुआ है आईपीसी में, ठीक है। तो सिविल रॉन्ग इज रॉन्ग दैट इज कमिटेड अगेंस्ट एन इंडिविजुअल। अब आप बोलोगे भैया अगर मैं मर्डर कर रहा हूं तब भी तो वो एक अगेंस्ट इंडिविजुअल ही है। शांतनु आके मेरा मर्डर कर रहा है तो वो मर्डर तो मेरा ही हो रहा है, मैं तो एक इंडिविजुअल हूं। तो ये सोसाइटी कैसे इससे इंपैक्ट हो रही है? अभी जो मान लो निर्भया का जो केस हुआ था 2012 में, ठीक है, उससे आपको क्या लगता है सिर्फ सोसाइटी इंपैक्ट हुई, सिर्फ निर्भया की फैमिली या निर्भया इंपैक्ट हुई थी? व्हाट डू यू थिंक? माइक चालू करके बोल सकते हो या अरे यार ये हैंड जॉन क्या कर रहे हो भाई, बोल लो यार। No, it was a crime against safety of girls in general. हाँ, तो इसलिए ही जो ये क्रिमिनल रॉन्ग्स होते हैं ये ऐसा माना जाता है लॉ में कि ये सिर्फ एक इंडिविजुअल को नहीं इंपैक्ट कर रहे, ये पूरे सोसाइटी को इंपैक्ट कर रहे हैं। मान लो एक बहुत भयानक तरीके से मर्डर हुआ किसी का, मतलब ऐसा मर्डर कि पूरा सोसाइटी कांप गई उसको देख के, तो वो क्या सिर्फ उस इंसान के लिए डर बैठा रहे हैं क्या? वो तो पूरे सोसाइटी के लिए डर बैठा रहे हैं ना। वेस्ट बंगाल में जो अभी आरजे का रेप केस हुआ वहां पर क्या सिर्फ वो फीमेल के अगेंस्ट हुआ, वो तो पूरा एक क्वेश्चन ऑफ क्रेडिबिलिटी रेस कर दिया था सारे फीमेल डॉक्टर्स के ऊपर और जितने भी पूरे वुमेन सेफ्टी ऑफ वेस्ट बंगाल के ऊपर, ठीक है। अब वो बात अलग है, वहां की सीएम ये बोल रही है कि रात को 1 बजे फीमेल्स को नहीं घूमना चाहिए, सब पागल लोग हैं इन लोग, ठीक है, सब के सब नेता लोग आखिरी में सब पगला जाते हैं, ठीक है। मतलब इट इज वेरी कॉन्ट्रडिक्टरी कि जिस स्टेट की मिनिस्टरी मतलब चीफ मिनिस्टरी फीमेल है वो ये बोल रही है कि लड़कियों को 1 बजे के बाहर नहीं घूमना चाहिए। अरे भाई कॉन्स्टिट्यूशन अधिकार दिया उसको जहां घूमना घूमने, तो तुम इंश्योर नहीं कर पा रहे कि सेफ्टी कहां देना है, तो फिर वही बात है ना। तो आई होप आपको सिविल रॉन्ग समझ में आएगा। अब कॉज ऑफ एक्शन क्या होता है? एन एक्शन that an action can only be taken if there is a violation of legal right। अब violation of legal right का मतलब ये होता है कि आपका कोई लीगल राइट है वो वायलेट हुआ है। कैसे लीगल राइट है वो वायलेट हुआ है? जैसे मान लो राइट टू वोट, ठीक है, अभी ही क्या बोलते हैं जो पूरा वेस्ट बंगाल आज ही अभी रिजल्ट आने वाला है, कोई देख रहा है? वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, ये सब का। हाँ, तो अरे रीमा सरकार वेस्ट बंगाल से ही हो क्या? एनी बंगाली इन द हाउस? मैं बंगाली हूँ। बढ़िया बढ़िया, मेरा भी बेस्ट फ्रेंड बंगाली है। तो अभी जो रिजल्ट आने वाला है इसमें मान लो कि एसआईआर हुआ, सबको पता है, ये अपन जीके में पढ़ेंगे ही क्या हुआ है, एसआईआर कैसे हुआ है, सब चीज। लेकिन इस एसआईआर में एक चीज जो सब क्लेम कर रहे हैं, सब चिल्ला चिल्ला के बोले जा रहे हैं अपोजिशन पार्टी, कि ये इलीगल तरीके से लोगों को हटा रहा है वोटर लिस्ट से। तो इसका मतलब क्या है? वो कोई फिजिकल डैमेज तो कर नहीं रहा, तो फिर लोग क्यों सुप्रीम कोर्ट में जा जाके केसेस करे पड़े? क्योंकि वो उन लोगों के लीगल राइट को वायलेट कर रहा है। एंड दिस इज कॉल्ड कॉज ऑफ एक्शन। कॉज ऑफ एक्शन का मतलब है कोई भी ऐसा एक्ट जो कि आपके लीगल राइट को वायलेट कर रहा है,
वो होता है कॉज ऑफ एक्शन। ठीक है, लीगल राइट बहुत सारे होते हैं, जैसे आपका राइट ऑफ ओनिंग अ प्रॉपर्टी इज अ लीगल राइट, इट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल राइट, इट इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। आज आपकी जमीन को कोई गैर कानूनी तरीके से कब्जा कर लेता है, मान लो आप, ये जैसे मेरा घर है, यहां पर कोई रैंडम आदमी आता है और ये इसके ऊपर तोड़ फोड़ मचा देता है या ये इसके ऊपर बैठे कब्जा कर लेता है, तो मैं कहां जाऊंगा? सुप्रीम कोर्ट या छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, और मैं बोलूंगा भाई मेरा लीगल राइट था ओनिंग अ प्रॉपर्टी एंड पीसफुल एग्जिस्टेंस इन दैट प्रॉपर्टी, एंड मेरा ये लीगल राइट इस आदमी के आने के कारण वायलेट हुआ है, इसलिए मैं केस करूंगा। और इस केस में अगेन वो क्रिमिनल वाला चीज नहीं लिखाएगा कि दीपांशु पटेल वर्सेस स्टेट ऑफ छत्तीसगढ़, ये नहीं लिखाएगा, यहां पर लिखाएगा दीपांशु पटेल वर्सेस वो दैट पर्सन जो कि मेरे घर में इलीगल तरीके से एंटर करा है। समझ में आया सबको? ठीक है, अब दूसरा चीज होता है अनकोडिफाइड लॉ। अनकोडिफाइड लॉ का मतलब होता है कि कुछ कुछ चीजें जो कि लिखी नहीं है, इट इज कंटिंजेंट ऑन द फैक्ट। ठीक है, इट डिपेंड्स, एक वर्ड में अनकोडिफाइड का मतलब होता है इट डिपेंड्स। ठीक है, अब मान लो इसका सिंपल सा एग्जांपल है कि आप किसी रिलेशनशिप में आते हो, वहां पर बहुत सारी चीजें सब लिख के थोड़ी ना आते हो भाई, वो कॉमन सेंस वाली बात है। ठीक है, अगर किसी का बर्थडे तो सामने लोग गिफ्ट देना पड़ेगा, ये अनकोडिफाइड लॉ है टाइप का। ठीक है, या फिर अगर कोई चीज होता है तो वहां पर अपन बाद में पनिशमेंट डिसाइड करेंगे, ये भी एक अनकोडिफाइड लॉ है। ठीक है, अब मान लो शांतनु को ही अगेन लेते हैं, वो मेरे घर में पत्थर फेंक रहा था। ठीक है, अब पत्थर फेंकना, शायद अगर कोई एक इंसान है वो एक नॉर्मल सा एक पत्थर फेंक दिया तो उसका सजा अलग होगा, लेकिन शांतनु लेके आया पूरा बोरी भर के पत्थर और पूरा बोरी फेंक दिया, तो वहां पर बिकॉज डैमेज जो मेरे घर में हुआ है वो ज्यादा है, तो जो पहले वाले केस में एक पत्थर फेंका था उसका सजा कम होगा, उसका पनिशमेंट कम होगा, उसका फाइन कम होगा, लेकिन जो बाकी जिसमें पूरा बोरी फेंक दिया वहां पर ऑब्वियस सी बात है ज्यादा फाइन देना पड़ेगा शांतनु को, या ज्यादा देर की सजा होगी शांतनु को। अब समझ में आया व्हाट इज अनकोडिफाइड लॉ मींस? अनकोडिफाइड लॉ मींस एक ऐसा लॉ जो कि जज ऑन द बेसिस ऑफ केस डिसाइड करता है कि मान लो अगर कोई थोड़ा कम डैमेज हुआ तो थोड़ा कम पैसे देना पड़ेगा, अगर ज्यादा डैमेज हुआ तो ज्यादा पैसे देना पड़ेगा। ठीक है, हाँ, इसका एक और मतलब होता है अनकोडिफाइड लॉ को ऐसे बोल लो कि ये मतलब जज ऑन द बेसिस ऑफ केसेस डिसाइड करता है, या फिर एक ऐसा लॉ जो कि लिखा नहीं हुआ है। ऑब्वियसली अगर कहीं लिखा नहीं हो तो जज अपने हिसाब से डिसाइड करेगा। ठीक है, दूसरा इज रेमेडी। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है अगर आप चोरी कर लेते हो या फिर अगर आप कोई क्राइम कर लेते हो, क्रिमिनल लॉ में जनरली आईपीसी में भी बहुत सारी चीजें लिखी हुई है कि इस केस में 7 लाख रुपए का फाइन हो सकता है, इस केस में 1 से 2 लाख रुपए का फाइन हो सकता है, इस केस में अगर कोई आदमी कुछ कर रहा है तो उसको 5 से 6 लाख रुपए तक का फाइन देना पड़ सकता है। तो ये सब होते हैं लिक्विडेटेड डैमेजेस। लिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है ऐसे डैमेजेस जो कि लिखे हुए, और अनलिक्विडेटेड डैमेजेस का मतलब होता है ऐसे डैमेजेस जो कि लिखे नहीं हुए हैं, वो जज अपने हिसाब से डिसाइड करता है बेस्ड ऑन द सीवियरिटी ऑफ द केसेस। ठीक है, तो आई होप आपको अनकोडिफाइड लॉ और रेमेडी का मतलब समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो लाइन बाय लाइन पढ़ने का तो मतलब नहीं है, लेकिन फिर भी पढ़ देते हैं। द पनिशमेंट कंपनसेशन इज गिवन इन द फॉर्म ऑफ अनलिक्विडेटेड डैमेजेस मीनिंग द कंपनसेशन अमाउंट इज नॉट प्रीफिक्स्ड, वही एग्जैक्टली व्हाट आई मेंट। ठीक है, अब आपको सिविल रॉन्ग और क्रिमिनल रॉन्ग तो मैं क्या प्यारी तरीके से समझा ही दिया, कोई समझाना चाहेगा मेरे को 2 मिनट में जो मैं बताया अभी? भाई समझ में आया ना? समझाओ। Sir, civil wrong is against against a single person or individual, and criminal law is against the state. बढ़िया, यही दिस इज व्हाट इट मींस, यहां पर लिखा भी हुआ है क्रिमिनल लॉ इज ऑलवेज अगेंस्ट द स्टेट स्लैश गवर्नमेंट। ठीक है, अब हाँ, ये जो स्टेट वर्सेस जॉली एलएलबी था, ये अगर किसी को याद होगा मूवी, कोई देखा है जॉली एलएलबी 1 2 3 4 4 भी आ गया ना उसमें, तो उसमें जो जो केसेस थे वो सब एक सीवियरिटी वाले केसेस थे। ठीक है, अब दूसरा चीज आता है लीगल इंजरी वर्सेस डैमेज। ये एक अपने में ही अलग चीज है पूरा। इसको समझने के लिए आपको 2 चीज समझनी पड़ेगी जो कि आपको अभी बहुत सारे लोग समझाए होंगे, लेकिन आपको उस लेवल का क्लैरिटी नहीं मिला होगा, वो मैं आपको अभी दिलवा देता हूं। सबसे पहला एक चीज याद रखो, इंजुरिया का मतलब होता है इंजरी, साइन का मतलब होता है विदाउट, और डैमनम का मतलब होता है डैमेज। इंजरी विदाउट डैमेज मतलब समझ में आ रहा है किसी को? कि आपको एक इंजरी हुई है लेकिन आपको कोई खास डैमेज नहीं हुआ। डैमेज कैसे होता है? डैमेज का मतलब होता है टपली मारना, एक झापड़ मार दिए, किसी के घर में जाकर गोली मार दिए, ये होता है डैमेज, कि आपको कोई फिजिकल डैमेज हो गया।
ठीक है, लेकिन इंजरी का मतलब होता है कि कोई खास इंजरी नहीं हुई लेकिन आपका लीगल राइट वायलेट हुआ है। अब जो अपन केस लिए थे उसको ही समझते हैं। एसआईआर में क्या लोगों को कोई फिजिकल डैमेज हुआ है? नहीं। क्या लोगों को इंजरी हुई है? हाँ। क्या इंजरी हुई है? उनका जो लीगल राइट था कि उनको वोट देना है, वो लीगल राइट वायलेट हुआ है। तो उनको भले ही कोई फिजिकल डैमेज नहीं हुआ लेकिन उनका लीगल राइट जो था वोट देने का वो वायलेट हुआ है। तो अगर उनका लीगल राइट वायलेट हुआ है तो उनको क्या हुई है? उनको इंजरी हुई है। सिंपल सा बात है। ठीक है, अगर कोई, मैं मान लो 18 साल का हूं, मैं वोट देने जाता हूं, एक ऑफिसर है वो बोल दिया कि भाई आपको वोट नहीं देना है, और वो मेरे को कुछ टच भी नहीं करा वो, लेकिन मेरा जो लीगल राइट था वो वायलेट हुआ, तो मेरे को इस केस में इंजरी हुई है, मेरे को भले डैमेज नहीं हुआ। ठीक है, दूसरा केस, तो यहां पर ही जो एक बहुत फेम, कोई कुछ बोल रहा है क्या? Sir, what about damage of property like your vehicle broke or anything like that? Is that considered damage or not damage? Your vehicle broke, it is considered damage or not? It depends. Like अगर आपका, ऑब्वियसली ये तो अलग में आ गया ना, मतलब ये तो न्यूसेंस नेग्लिजेंस में आ गया ना। अगर आपका व्हीकल टूट गया तो ये तो अलग टॉट है, ये तो पूरा कंप्लीट, ये जो अभी आगे पढ़ेंगे उसमें होगा ये कवर। ठीक है, ये इंजरीज एंड डैमेज इट इज जस्ट फॉर दी, लाइक क्या आपको इंजरी, ये लीगल राइट से रिलेटेड चीज है। आपका कोई गाड़ी तोड़ दिया आके, वो लीगल राइट नहीं है। ठीक है, वो कुछ और, मतलब वो टॉर्ट्स के अंदर ही आता है लेकिन वो न्यूसेंस नेग्लिजेंस में आ जाएगा। ठीक है, तो ये दोनों को मिक्स मत करो, ये लीगल इंजरी का बात है, लीगल राइट का बात है। ठीक है, लॉ जैसे राइट ऑफ ओनिंग अ प्रॉपर्टी, राइट टू गिविंग वोट, ठीक है, अब बोलने का अधिकार होना, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, ठीक है, फ्रीडम ऑफ लिबर्टी। मान लो आपको कोई मुंह बंद करके या एक कमरे में लॉक करके चलेगा, आपको कोई खास डैमेज नहीं हुआ उससे, लेकिन क्या आपका जो राइट था घूमने का बाहर वो वायलेट हुआ? हाँ, तो ये किस केस के अंदर आएगा? ये आएगा इंजरिया फाइन डैमनम के अंदर, कि इंजरी हुई है लेकिन डैमेज नहीं हुआ। दूसरा आता है डैमनम फाइन इंजीरिया, मतलब डैमेज हुआ है लेकिन इंजरी नहीं हुई। ठीक है, सॉरी फॉर द बैड हैंडराइटिंग, बट मेरी हैंडराइटिंग ऐसी ही है। अब इंजरी हुई है, डैमेज नहीं हुआ, मतलब डैमेज हुआ, इंजरी नहीं हुई, मतलब एक इसका एक बहुत फेमस केस है, किसी को पता है? ग्लोकस्टर ग्रामर स्कूल। इस केस में सिंपल सा एक चीज हुआ था कि मान लो अभी जैसे जो होने वाला है कि पहले एकदम भर भर के सारे कोचिंग वाले पैसा लूटे बच्चे लोग से। ठीक है, अब कुछ, एक मिनट यार, अभी जैसे हुआ है कि क्लैट के कोचिंग वाले सारे भर भर के पैसा लूटे बच्चे लोग से। ठीक है, फिर बीच में एक आता है कोचिंग जिसका नाम है क्लैट मैटर्स। वो बोलता है कि लेट्स एंड दिस एक्सप्लॉयटेशन ऑफ क्लैट इंडस्ट्री एंड प्रोवाइड एजुकेशन एट द चीपेस्ट कॉस्ट पॉसिबल। ठीक है, अब इससे हुआ क्या कि जितने ही बड़े बड़े कोचिंग से बच्चे हैं वो सब क्लैट मैटर्स में आने लग गए। अब इन केस यहां पर क्या कोई कोचिंग वाला मेरे ऊपर केस कर सकता है? कितने लोगों को लगता है कर सकता है? क्योंकि उन लोगों का तो भर भर के नुकसान हुआ है, उन लोगों के बच्चे तो मैं ले गया, बिकॉज फीस कम है, पढ़ाई ज्यादा अच्छा है। यहां पर इन दिस केस कोई भी कोचिंग वाला मेरे ऊपर केस नहीं कर सकता, क्योंकि भले उन्हें डैमेज हुआ है, उनको जो 2-2 लाख 3-3 लाख रुपए का कोर्स बेच के स्कैम कर करके वो पैसा कमा रहे थे, वो अब वो नहीं कमा पाएंगे। उनको भले डैमेज हुआ है लेकिन क्या उनका कोई लीगल राइट वायलेट हुआ है? नहीं, क्योंकि भाई अपना बिजनेस करना, अपना एसोसिएशन फॉर्म करना, अपना फ्रीडम ऑफ स्पीच मेरे पास भी है। तो अगर आपको कोई डैमेज हुआ है लेकिन आपका कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है, तो दैट इज कंप्लीटली ओके इन टर्म्स ऑफ लॉ, एंड कोई भी केस उस केस में आपके लिए फाइल नहीं हो सकता। सिंपल सा बात है। ठीक है, तो आई होप आपको ये इंजरिया फाइन डैमनम और डैमनम फाइन इंजरिया का मतलब समझ में आया। पहले वाले का मतलब है कि इंजरी हुआ है विदाउट डैमेज, ये लीगली एक्शनेबल है। अगर आपका कोई लीगल राइट वायलेट कर, आपको कोई डैमेज नहीं हुआ तो आप केस कर सकते हो। लेकिन दूसरे केस में अगर आपका कोई डैमेज हुआ है लेकिन अगर आपको कोई लीगल राइट वायलेट नहीं हुआ है, तब आप केस नहीं कर सकते। ठीक है, अब इसमें ही वो ग्लोकस्टर ग्रामर वाले स्कूल में ये हुआ था कि एक स्कूल था, उसका एक स्टार टीचर था। स्टार टीचर जाता है बाहर और दूसरे, मतलब वही स्कूल के बाजू में एक स्कूल खोल लेता है, तो जितने भी, और फीस कम रहता है, तो वो स्टार टीचर के स्कूल में जितने भी पहले वाले स्कूल के बच्चे थे वो सब उस स्टार टीचर का स्कूल ज्वाइन कर लेते हैं। इससे होता यह है कि जो वो बाजू वाले टीचर का स्कूल है वो तो चलने लग जाता है, लेकिन जो पहले वाला स्कूल था वो नहीं चलने लग, मतलब वो बंद हो जाता है या फिर वो तो लॉस में चला जाता है। तो वो जो पहले वाला स्कूल था वो नए वाले टीचर के स्कूल के ऊपर केस कर देता है। तो इस केस में जो इंग्लैंड की कोर्ट है वो जजमेंट देती है कि भाई
ये तो आपका डैमनम साइन इंजीरिया केस है। मतलब जो टीचर अपना स्कूल खोला वो अपना लीगल राइट इंप्लीमेंट कर रहा था कि वो खोल सकता है स्कूल, वो अपना प्रोफेशन कर सकता है, ठीक है। इससे आपको डैमेज हुआ, ये उसकी गलती नहीं है। आप अपना देखो, आप कुछ और तरीका निकालो, आप अपना फीस कम कर लो। ये होता है डैमनम साइन इंजीरिया का मतलब। समझ में आया सबको? ठीक है, कोई समझ नहीं आएगा तो बता देना, है ना। माइक चालू करके तो कोई दिक्कत नहीं है। ये आज जितना हो पाए देखते हैं, बिकॉज 25 पेज करीब है, बट कोई नहीं। इसका मतलब पता है किसी को? ये दो क्यूटीज का पता है किसी को इसका मतलब? व्हाट डज एक्टस रिया वर्सेस मेंस रिया मीन? एक्टस रिया, अब देखो एक तरीका बताता हूं मैं। एक्टस रिया में ए क्या आता है? ए फॉर एक्शन, ठीक है। ए फॉर एप्पल नहीं बेटा, ए फॉर एक्शन। एम फॉर माइंड। अगर देखो, एक्टस रिया का मतलब होता है कोई भी चीज जो कि फिजिकल एक्ट ऑफ कमिटिंग द रॉन्ग। अगर शांतनु के दिमाग में, अभी वैसे चलो टॉट्स का ही एग्जांपल लेते हैं, या फिर जैसे ये क्रिमिनल लॉ का थोड़ा सा एक्सपेक्ट है, सिविल क्रिमिनल दोनों में कवर होता है, लेकिन मैं आपको एक क्रिमिनल का एग्जांपल देता हूं, एक सिविल का एग्जांपल देता हूं, ठीक है। रीमा के दिमाग में आया कि सर पढ़ाते बहुत अच्छा है लेकिन बहुत लंबी लंबी क्लासेस लेते हैं, तो एक काम करते हैं, इनको खत्म करते हैं। रीमा गई, पहले ये चीज इसके दिमाग में आया। पहले क्या आया? थॉट कि इंटेंशन, मतलब कह सकते हैं कि यार ये इंसान परेशान करके रखा है, इसको मारना है। ये थॉट जो आया, दिस इज कॉल्ड मेंस रिया। थॉट आ गया। इसके बाद जो रीमा गई, अपने घर से नाइफ उठाई, वो मेरे घर तरफ बढ़ने लगी, मैं सामने दिखा, वो मार दी। ये जो पूरा एक्शन था कि वो अपने घर जाके पहले नाइफ उठाई, फिर नाइफ से लेकर, मतलब गाड़ी में बैठी अपने एक्टिवा में, फिर वो नाइफ लेके आई, फिर वो मेरे घर में मेरे को मारने आई, ये सब क्या था? ये जो एक्शन था, दिस इज कॉल्ड एक्टस रिया। समझ में आया सबको? इंटेंशन, थॉट, जब आप सोचोगे कि इसको ये करना है, दैट इज कॉल्ड इंटेंशन। जब आप वो चीज करना स्टार्ट कर लेते हो, दैट इज कॉल्ड एक्टस रिया, दैट इज एक्शन। पूरे लीगल के केसेस, ट्रस्ट मी, मैंने इतने लॉयर से मिला हूं, मैं इतने वकीलों से मिला हूं, बहुत बड़ा बड़ा गेम हो जाता है ये सिर्फ दो वर्ड के बीच में। अगर आपको ये दो वर्ड का डेफिनेशन अच्छे से नहीं पता है तो इट इज वेरी लाइक डिफेमेटरी इन टर्म्स ऑफ आप लॉ पढ़ रहे हो, ठीक है। तो ये पूरा मतलब लिटरली मैंने देखा है अपने लाइफ में कि हाँ, इन केस, अब चलो ये हो गया ना, अब ये सब होने के बाद केस हुआ रीमा के ऊपर। रीमा गई कोर्ट। अगर रीमा ये प्रूफ कर देती है कि ये थॉट वाला चीज तो उसके साथ हुआ ही नहीं था, उसने सोचा ही नहीं था, उसका कोई इंटेंशन ही नहीं था, उसने बस एक्शन कर दिया, तो इन केस रीमा विल बी अक्यूटल, बाय इज्जत बरी हो जाएगी। अब आप बोलोगे ऐसा कैसे हो सकता है? ऐसे में तो मैं भी बोल सकता हूं कि मेरा कोई इंटेंशन नहीं था मारने के बाद किसी को, लेकिन ये ऑब्वियसली मजाक नहीं चल रहा है बेटा, कोर्ट है वो, ठीक है। तो ये पूरा प्रूफ करना पड़ता है कि आपका कोई इंटेंशन नहीं था मारने का, ठीक है। ये प्रूफ कैसे होगा? अब इसके बहुत अलग अलग तरीके हैं, जब मैं आपको क्रिमिनल लॉ पढ़ाऊंगा तो बहुत इन डेप्थ में चले जाऊंगा, लेकिन ये थॉट और एक्शन वाला गेम आपको समझ में आएगा। अब ये तो हो गया क्रिमिनल लॉ। सिविल रॉन्ग या टॉर्ट्स का बात करते हैं। टॉर्ट्स में बेसिकली ज्यादा कुछ खास मेंस रिया, एक्टस रिया का मतलब रहता नहीं है, क्योंकि बिकॉज इट इज जनरली बेस्ड ऑन एक्टस रिया, ठीक है। अब ये तो मैं आपको बता दिया कि कोई भी क्रिमिनल लॉ अगर मेंस रिया नहीं हुआ है तो एक्टस रिया अगर कर भी दियो तब भी कोई खास उसका इंपैक्ट नहीं होगा, आपको बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। अगर आपके दिमाग में ये नहीं आया कि मेरे को उसको मारना है, लेकिन आप कैसे भी करके मार दियो उसको गलती से, तो इन केस आप बरी हो जाओगे, ठीक है। अब दूसरा होता है टॉर्ट्स। टॉर्ट्स मतलब सिविल रॉन्ग। सिविल रॉन्ग में, अब ये क्लाइमैक्स नहीं था, पहले मैं एक स्टोरी बताता हूं, ठीक है। किसका एग्जांपल ले? हाथ उठाओ भाई, कौन है, किसका एग्जांपल लेना? अंजलि है मान लो, ठीक है। आई होप आपके ईयरफोन्स लगे होंगे। अब अंजलि जो कि है वो अपने मेल फ्रेंड के घर गई, ठीक है।
मतलब जब भी सुबह शाम, उसको जानने के बाद पता चला कि उसका मेल फ्रेंड घर में नहीं है। तो उसको लगा कि भाई ये दोस्त तो अपना अच्छा ही है, तो इट वोंट मैटर अगर मैं इसे घर में घुस के पानी वानी पी लूंगी तो क्या ही हो जाएगा। तो अंजलि गेट खोल के उसे घर के अंदर चले गई और वो एकदम आराम से अपना ही घर अटक कर बैठ गई, कोई दिक्कत नहीं, पानी वानी पी रही है, क्योंकि अंजलि को ऐसा लगा कि भाई दोस्ती है यार, क्या ही कर लेगा, मार वार छोड़ना देगा या कुछ, मतलब ऑब्वियसली अगर आप किसी दोस्त के घर जा रहे हो तो ऐसे ही बैठ सकते हो ना भाई, क्या ही कर लेंगे ऐसा कुछ। लेकिन इनका जो दोस्त था वो थोड़ा उच्च कोटि का आदमी था। इसके दोस्त ने बोला कि इधर इधर इधर, ये किसका घर है भाई, मेरा घर है, यहाँ कैसे बैठी हो तुम। तो बोली यार मुझे लगा तुम तो परमिशन दे दोगे। तो वो बोला नहीं नहीं, आई डोंट गिव एनी परमिशन, आई विल सू यू ऑन द कोर्ट। इसका दोस्त पहुंच गया कोर्ट में। कोर्ट में अंजलि कितना भी बोलते रहे कि मेरा कोई इंटेंशन ही नहीं था उसके घर में बैठ के कुछ चोरी करने का, कोई भी इन जनरल चीज करने का, क्योंकि ट्रेस पास हो गया। ट्रेस पास एक लॉ होता है जिसका मतलब होता है कि आप किसी के भी प्रॉपर्टी में उसके बिना परमिशन के एंटर कर दिए। तो क्योंकि अंजलि उसके बिना परमिशन के एंटर कर दी उसकी प्रॉपर्टी में, भले वो कुछ डैमेज नहीं करी, भले उसका कोई इंटेंशन नहीं था, लेकिन तब भी वो आदमी चाहे तो अंजलि से पैसा वसूल करवा सकता है, वो अंजलि को सॉरी बुलवा सकता है, वो अंजलि से जितना भी कंपनसेशन है वो वसूल कर सकता है। तो क्या सीख मिलता है क्रिमिनल लॉ में? अरे पर्सनल एग्जांपल नहीं है भाई मतलब बस एग्जांपल ही है। अब इससे क्या लॉजिक मिलता है? क्रिमिनल लॉ में एक्टस रिया और मेंस रिया दोनों इंपॉर्टेंट है, लेकिन जितने भी सिविल रॉन्ग्स हैं, जितना भी टॉर्ट्स है, इसमें सिर्फ एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, दैट इज कॉल्ड एक्टस रिया, दैट इज एक्शन। ठीक है, आप किसी के घर में पत्थर फेंक दिए, भले आपका इंटेंशन नहीं हो, लेकिन क्या उस इंसान का जो मतलब वो चीज न्यूसेंस के अंदर आती है? क्या आप उस इंसान का राइट टू प्राइवेसी को डिस्टर्ब करे हो तो आप वैलिड, आपको मतलब आपके ऊपर केस किया जा सकता है। दिस इज व्हाट इट मींस। ठीक है, समझ में आई? ये एक्टस रिया मेंस रिया बहुत ज्यादा डेप्थ में समझा दिया मैं, बट ठीक है यार, काम ही आएगा लॉ में। मैं ना रोक नहीं पाता, पता है, थोड़ा क्लैट के ऊपर भी चले आते हैं अपन, बट कोई नहीं, अच्छा ज्यादा दिमाग रहेगा तो पेपर अच्छा ही बनाओगे। अब अपन आते हैं जनरल डिफेंसेस पे। ठीक है, लॉ एकदम कोर, मतलब क्या क्या टॉर्ट्स होता है वो सब स्टार्ट करने से पहले मैं आपको जनरल डिफेंस बता देता हूं, बिकॉज हर टॉर्ट के क्राइम का कुछ कुछ स्पेसिफिक जनरल डिफेंस है। कितने लोगों ने जनरल डिफेंस पढ़ रखा है? किसी ने नहीं पढ़ा? पढ़ा है। ठीक है, सबसे पहला जनरल डिफेंस आता है डिफेंस ऑफ कंसेंट, वॉलेंट्री नॉन फिट इंजुरिया। इसका मतलब यह होता है कि आप एक हार्म के लिए कंसेंट दे सकते हो, ठीक है, या फिर कुछ ऐसा चीज हुआ जिसके लिए आप ऑलरेडी कंसेंट दे चुके हो। जैसे लाइक इट डिपेंड्स, जैसे आप गए ऐसे राफ्टिंग में, ठीक है, आपको पता है कि भाई ये राफ्टिंग के अंदर मगरमच्छ है, गिर सकते हो आप एग्री कर दे कि चलो ठीक है जाएंगे अपन, कोई दिक्कत नहीं, ऋषिकेश में एकदम माहौल पूरा वेवी करेंगे आज। गए, गलती से बोट पलट गया, आपको मगरमच्छ खा लिए, आप मर गए, ठीक है, या फिर कुछ उल्टा सा चीज हो गया, आपको कुछ हार्म हो गया, मगरमच्छ खा के मर गए, वो तो एकदम एक्सट्रीम केस हो गया, बट आप गिर गए, लग गया, आपको कुछ हो गया। तब इन केस अगर आप वो ऋषिकेश के वो जो बोट वाले के ऊपर केस करते हो तो वो क्या बोलेगा? मालिक आपको तो पता था कि यहाँ पर मगरमच्छ है, आपको तो पता था यहाँ पर पत्थर है, आप गिरोगे तो आपको लग सकता है, मैंने तो आपको लाइफ जैकेट भी दिया था, मैंने तो आपको बोला भी था कि आप कुछ मत करना, आप तमीज से बोट चलाना, लेकिन आप अपने मस्ती के कारण ऐसा चीज करो, तब आप गिरे तो ये आपका गलती। अल्टीमेटली इंडिया में सब लोग क्या बोलते हैं आखिरी में? भाई आपकी गलती, हमने कुछ थोड़ी ना करा है। यही है वॉलंटरी नॉन फिट इंजरिया। आप एक बहुत फेमस केस हुआ था जिसमें यह था कि एक इंसान था, ठीक है, जो कि नशे में था, आपको दिख रहा है कि वो आदमी नशे में था, वो गाड़ी चला रहा है, आप उससे लिफ्ट मांग के उसकी गाड़ी में बैठे, ऑब्वियसली वो इंसान नशे में था, आप उसके लिफ्ट मांग के उससे गाड़ी में बैठे, तो आप ये कहीं ना कहीं कंसेंट दे दिया अपना कि हाँ यार ये आदमी नशे में तो दिख रहा है, लेकिन लेट्स टेक द रिस्क। आप लेट्स टेक द रिस्क बोल के बैठ गए उससे गाड़ी में, गाड़ी गया, ठुक गया, आपको भी चोट आई, वो भी, उसको भी चोट आई। तो आप इन केस आप उसके ऊपर केस नहीं कर सकते कि भाई ये गलत तरीके से गाड़ी चला रहा था या नशे में गाड़ी चला रहा था। भाई तुमको पता था कि वो नशे में गाड़ी चला रहा है, इसलिए तुम ये जानते हुए भी कि मेरे को कुछ हो सकता है अगर मैं इसके साथ बैठूंगा, तब भी आप उसके साथ अगर बैठ रहे हो,
तब इट इज अ वेरी प्रॉब्लमेटिक थिंग, एंड इस केस में ऐसा माना जाता है कि आप कंसेंट दे चुके हो। ठीक है, अब यहां पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि कंसेंट का मतलब ये नहीं होता कि आप सिर्फ, आपके पास सिर्फ नॉलेज थी कि रिस्क हो सकता है। ठीक है, जैसे अभी मान लो वो ऋषिकेश में राफ्टिंग वाला एग्जांपल लेते हैं। इन केस आपको पता था ये चीज कि चलो हो सकता है कुछ प्रॉब्लम मेरे को, लेकिन बाद में पता चलता है कि यार ये जो बोट दिया है मेरे को, ये आदमी, इस बोट के अंदर छेद है, या ये आदमी मेरे को बिना लाइफ जैकेट के भेज दिया। तो क्या यहां पर आप इस चीज का नेग्लिजेंस का भी मतलब कंसेंट दिए थे क्या? नहीं, आप तो सिर्फ ये आपको नॉलेज था कि हो सकता है, लेकिन ये अगर आप स्पेसिफिकली, मतलब जो सामने वाला आदमी वो अपने जितने भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है उसको पूरा नहीं कर रहा, तो ये उसकी गलती है ना। तो इस केस में ये वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया का जो पूरा डिफेंस है ये खत्म हो जाता है। सिर्फ नॉलेज का रिस्क होना इनफ नहीं है। ठीक है, मतलब नॉलेज होना रिस्क के बारे में वो इनफ नहीं है। ठीक है, आपको लाइक एकदम एक्सप्लिसिटली जो भी सामने वाला आदमी है उसको प्रॉपर केयर लेना पड़ेगा ताकि वो आपको प्रोटेक्ट कर सके। ठीक है, और यहां पर एक और चीज लिखा हुआ है, दे मस्ट एक्सप्लिसिटली कंसेंट टू अंडरगो द स्पेसिफिक हार्म। ठीक है, मतलब देखो, अब इसका भी एक बहुत उल्टा सा एग्जांपल हो सकता है कि जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि भाई मेरे साथ गाड़ी में चलो, ठीक है, और मैं गाड़ी चला के आपको एक बहुत प्यारी जगह लेके जाऊंगा। ठीक है, अब प्यारे जगह लेके जाऊंगा, इसका कुछ रिस्क भी हो सकता है कि मैं आपको कोई थोड़ा खतरनाक रास्ते से लेके जाऊंगा, लेकिन थोड़ा रिस्क है। अब मैं आपको बिल्कुल ही एकदम एक्टिव वॉल्केनो के ऊपर लेके बैठा दिया, तो ये यहां पर आपको इस रिस्क के लिए आप थोड़ा ना कंसेंट दिए थे। ठीक है, आपको पता बोला था मैं ये कि मैं एक अच्छी जगह लेके जाऊंगा, लेकिन अच्छी जगह आपके लिए और मेरे लिए बहुत सब्जेक्टिव है। तो इस केस में आप तब भी मेरे ऊपर केस फाइल कर सकते हो। ठीक है, आप बोल रहे हो भैया ये सब में केस ही फाइल कर सकते हैं क्या? तो पहली बात तो लॉ ऑफ टॉर्ट्स इंडिया में एप्लीकेबल नहीं होता जनरल केसेस में। ठीक है, आप में से कितने लोगों को लगता है कि आपके घर में कोई ऐसा है कि कोई रैंडम, अभी मेरे घर के सामने ही बच्चे कॉलोनी में फुटबॉल, मतलब वो क्रिकेट खेल रहे थे, रैंडमली खिड़की के पास बॉल आता है, तो क्या इस चीज के लिए केस फाइल करता है आदमी इंडिया में? क्योंकि इंडिया में ये लॉ ऑफ टॉर्ट्स अप्लाई नहीं होता। लेट्स बी वेरी ऑनेस्ट। समझ में आया? वॉलंटरी नॉन फिट इंजीरिया। कोई है ऐसा जो ये सब फालतू चीजों में भी केस फाइल करने में बिलीव करता है, छोटे छोटे चीजों में? बढ़िया है भाई, देश का भविष्य। अब एक्ट ऑफ गॉड, ये है एकदम एपिक चीज, जो प्रभु की मर्जी। ठीक है, आपने बहुत सारे लोगों को देखा होगा ऐसे ही बोलते हुए, कोई काम वाम करते नहीं है, सब पता नहीं भगवान क्या ठेका लेके बैठे हैं इन लोगों का। अब भाई अगर कोई बच्चा ये बोल रहा है मेरे को कि सर मैं पढ़ नहीं रहा, लेकिन अब जो होगी प्रभु की मर्जी, अरे तो बेटा प्रभु भी तुम्हें एक झापड़ी मारेगा नीचे आने के बाद कि पढ़ ले भाई, क्या प्रभु की मर्जी? प्रभु, गॉड हेल्प दोज हु हेल्प देमसेल्फ। ठीक है, तो काम अपना करो। अब एक्ट ऑफ गॉड का मतलब होता है कि कोई एकदम खतरनाक चीज हो गया आखिरी में, तो वहां पर आप किसी को सू नहीं कर सकते। सू का मतलब होता है केस नहीं कर सकते। जैसे एक कॉन्ट्रैक्टर था, ठीक है, वो एक बिल्डिंग बनाया, चलो एक एग्जांपल लेते हैं, फिर किसी का एग्जांपल में नाम लेते हैं, कोई है ऐसा इंसान कॉमेडी वाला, खुशी का नाम लेते हैं। एक खुशी एक कॉन्ट्रैक्टर है, उसने एक बिल्डिंग बनाया, सॉरी फॉर दी बैड बिल्डिंग, बट ऐसे ही ड्राइंग है बेटा। खुशी ने एक बिल्डिंग बनाया। अब बिल्डिंग बनवाया था रीमा ने, ठीक है, रीमा ने एक बिल्डिंग बनवाया और खुशी थी वो रीमा के लिए एक बिल्डिंग बना के दे दी। अब एक दिन अचानक से सुनामी आ जाता है पूरे शहर में। ठीक है, मान लो अगर रीमा वेस्ट बंगाल में रहती है तो बीजेपी जीत जाता है तो सुनामी आ जाता है। ठीक है, अब पूरे शहर में सुनामी आ जाता है, एकदम खतरनाक। अब ऑब्वियसली सुनामी आ गया, ये बिल्डिंग कोलैप्स कर जाता है। ठीक है, अब रीमा केस करने पहुंच जाती है खुशी के ऊपर। खुशी अपने डिफेंस में ये एक्ट ऑफ गॉड क्लेम कर सकती है। क्यों? खुशी ये बोलेगी भाई मैंने अपनी तरीके से सारी चीजें करी थी, जितने भी सेफ्टी मेजर्स, जितने भी प्रोटोकॉल्स होते हैं सब फॉलो करा। अब भगवान की ऐसी कृपा कि पूरा सुनामी ही आ गया मेरे बिल्डिंग बनाने के बाद, तो इसमें मेरी क्या गलती? ये तो एक अननेचुरल, अनप्रिडिक्टेबल नेचुरल फोर्सेस के कारण ये हार्म हुआ है। तो इन दिस केस एक्ट ऑफ गॉड एज अ डिफेंस वुड बी एप्लीकेबल एंड
खुशी कैन क्लेम दिस एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस। अब आई गेस आपको समझ में होगा क्या होता है एक्ट ऑफ गॉड का डिफेंस। ठीक है, अब जैसे मान लो तुम लोग मेरे को सब पैसा दियो अभी क्लास लेने के लिए, ठीक है। अभी एक और रिलेटेबल एग्जांपल देता हूं। एक पता नहीं कुछ होता है, बहुत भयानक तरीके से बिजली उजली गिरती है, ऐसा होए मत भाई, टचवुड, बट स्टिल नेक्स्ट 10 दिन के लिए मेरे शहर से लाइट ही चले आती है, लाइट ही नहीं है मेरे पूरे शहर में। तो क्या तुम लोग इस केस में मेरे ऊपर केस कर सकते हो? और अगर कर दिए तो मैं क्या बोलूंगा, भाई ये तो कोई एक्ट ऑफ गॉड है ना, मेरे को थोड़ा ना पता था लाइट गोल हो जाएगी। मैं तो तुम लोगों से इसलिए पैसा लिया था या इसलिए बोला था कि मैं पढ़ाऊंगा क्योंकि मेरे को लगा था कि लाइट रहेगी। अब कोई एकदम ही थर्ड फोर्स एकदम अलग से कुछ ऐसा हुआ कि बिजली गिर गई मेरे घर के सामने और सारे पूरे मेरे शहर के लाइट के खंभे उड़ गए, तो वहां से मेरे को लाइट नहीं आया तो मैं क्लास नहीं ले पा रहा। तो दिस इज एन एक्ट ऑफ गॉड। ठीक है, ये मेरे पास डिफेंस रहेगा। आई होप आपको समझ में आएगा। एंड यही एक्ट ऑफ गॉड को विश मेजर बोलते हैं। लेकिन इसमें ये चीज है कि नॉर्मल पानी वानी गिरना नहीं इंपैक्ट होता। ठीक है, अब मान लो भाई ये खुशी और ये रीमा वाला था, ठीक है, अब नॉर्मल थोड़ा सा पानी गिरा, उसमें ही उसका पूरा बिल्डिंग कोलैप्स कर दिया, तो ये उस मतलब लाइक भगवान की थोड़ी ना गलती, ये तो इंसान की गलती है ना, तुम कुछ नहीं रखे। ठीक है, अब मान लो ये मेरे वाले एग्जांपल में एक दिन के लिए लाइट चलेगा, एक दिन के लिए लाइट चलेगा, उस दिन क्लास में कोई बात नहीं, मैं नेक्स्ट 10 दिन की क्लास में, तो मेरी गलती है ना, इसमें थोड़ी ना भगवान की गलती है। दैट इज द थिंग। तो ये जो एक्ट ऑफ गॉड है ये ऐसा होना चाहिए कि नॉर्मल चीजें जो होती रहती है उसके कारण एक्ट ऑफ गॉड नहीं लग सकता। ठीक है, एक थोड़ा सा पानी गिरा उसमें आपका पूरा बिल्डिंग पिघल गया, तो ये आपकी गलती है। भाई आप ब्रिक से बिल्डिंग बनाए थे कि चीनी मिट्टी से बिल्डिंग बनाए थे कि पिघल गया पूरा। ठीक है, इधर ममता बनर्जी जी हारी, इधर पूरा खुशी का मतलब रीमा का बिल्डिंग ही पूरा बिखर गया, तो ये सब चीज नहीं हो सकता ना। इसलिए एक स्टैंडर्ड केयर लेना जरूरी है, तभी आप एक्ट ऑफ गॉड क्लेम कर सकते हो। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस। व्हाट डज दिस कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस मीन्स? अब रीमा और ये खुशी वाला एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, कौन आ रहा है भाई? अब ये रीमा और खुशी वाला ही एग्जांपल लेते हैं। अब खुशी ने ये चीज बताया नहीं था रीमा को कि भाई मेरे घर तरफ बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, एक एग्जांपल फिर से लिखते हैं यही वाला। ठीक है, खुशी ने बताया नहीं था कि उसके घर तरफ जहां पर बिल्डिंग बना रही है रीमा, वहां पर सॉरी रीमा ने बताया नहीं था खुशी को कि उसके घर तरफ बहुत सारे अर्थक्वेक आते हैं। ठीक है, खुशी ने अपना काम करते हुए बिल्डिंग बना दिया, क्योंकि रीमा ये चीज बताई नहीं थी कि उसके घर तरफ बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, इसलिए खुशी ने जो नॉर्मल बिल्डिंग बनाया जो कि सारे जगह के लिए बनता है, अब क्योंकि वहां ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं इसलिए बिल्डिंग बना और बिल्डिंग कोलैप्स कर दिया। इसमें क्या पूरी गलती खुशी की बस है? क्या लगता है आप लोगों को? No, sir, because she knew that earthquakes are often, so she shouldn't have to build that building in the land where that is very common. हाँ, यहाँ पर रीमा को बताना चाहिए था कि खुशी को कि भाई ये बिल्डिंग जो की है, ये जगह जो की है, यहाँ पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं। जैसी टाइप की बिल्डिंग आपको गुजरात के ये बचाव वाले एरिया में मिलती है, ठीक है, जो एकदम डेजर्ट वाला एरिया जहां पर बहुत ज्यादा अर्थक्वेक आते हैं, वो सेम बिल्डिंग आपको अगर आप छत्तीसगढ़ में बनाओगे तो शायद वो यहाँ वर्क ना कर पाए। लेकिन जिस टाइप का जो नॉर्मल छत्तीसगढ़ का बिल्डिंग बनता है, अगर आप वहां लेके जाओगे और गुजरात में बना दोगे तो वो एक दिन में ही कोलैप्स कर जाएंगे। तो खुशी को मतलब जो रीमा है तो खुशी को बताना चाहिए था कि भाई यहाँ पर इतने सारे अर्थक्वेक आते हैं, तो आप अच्छे बिल्डिंग बनाओ, आपका थोड़ा जो पिलर वगैरह होता है उसको थोड़े अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बनाओ। क्योंकि खुश मतलब रीमा ने ऐसा नहीं बताया, इसलिए अब रीमा केस करेगी खुशी के ऊपर, तो खुशी ये बोल सकती है कि भाई ये तो कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस का केस है, आपकी गलती थी। अब यहां पर ऑब्वियसली जो भी सजा वजा है वो नलीफाई हो जाएगी, ठीक है, बिकॉज आपकी भी गलती थी। अब इसका एक और एग्जांपल यह है कि आप बहुत तेज गाड़ी चला रहे हो, ठीक है, स्पीड लिमिट है 60 किलोमीटर पर आवर का, आप 90 किलोमीटर पर आवर पे गाड़ी चला रहे हो। एक गाड़ी वाला है जो कि स्पीड लिमिट के अंदर ही, ठीक है, मतलब एक गाड़ी वाला है जो कि अपोजिट डायरेक्शन मतलब जो गलत साइड से आ रहा है, भले उसका स्पीड लिमिट 40 किलोमीटर ही क्यों ना है, भले वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो कर रहा है, बट एक बड़ा रूल कि भाई उसको सही रास्ते पे चलना है, मतलब जो सही साइड ऑफ रोड पे चलना है, वो वायलेट करते हुए वो रॉन्ग साइड आ रहा है और आप दोनों ठुक जाते हो, तो क्या पूरी गलती आपकी है? आप भले ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, लेकिन सामने वाला भी तो गलत तरीके से आया ना, इसमें तो सामने वाले की भी गलती है।
गेटिंग व्हाट आई एम सेइंग? तो इस केस में अगर सामने वाला केस करता है इसके ऊपर, मान लो ये ए था और ये बी है, इस केस में अगर बी केस करता है ए के ऊपर, तो ए बोलेगा भाई आपकी गलती थी, आप रॉन्ग साइड पे जा रहे थे, मेरी गलती थी, चलो मेरी 10% गलती, तुम्हारी 90% गलती थी। तो जिस केस में दोनों सामने वाली पार्टी और डिफेंडेंट और अक्यूज दोनों का जो गलती चालू हो जाता है, वहां पर कॉन्ट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस आ जाता है। आई होप इट वॉज क्लियर। ठीक है, समझ में आया? Yes, sir. अब नेसेसिटी का बात है। नेसेसिटी का सिंपल सा मतलब यह होता है कि मजबूरी आन पड़ी है। ठीक है, मजबूरी आन पड़ी है का मतलब कि कोई बहुत बड़ा चीज होने वाला है, अगर आप नहीं करते वो चीज तो कोई बहुत बड़ा डिजास्टर हो जाता। इसका एक बहुत फेमस केस है कि एक 4 घर, मतलब ऐसे पूरा एक कॉलोनी है, वहां पर 2 घर में, एक घर में आग लगी, फिर वो आग दूसरे घर में फैल गई। ठीक है, अब एक समझदार व्यक्ति खड़ा था जो बोला कि एक काम करो, ये आग इससे पहले कि ये तीसरे चौथे घर में पहुंचे, तीसरे घर को तोड़ दो। अब इससे होगा क्या कि अगर जैसे ही तीसरा घर टूटा, जो आग का पूरा जैसे वो मल्टीप्लाई हो रही है उसको एक जगह नहीं मिलेगा। अब यहां पर बीच में गैप हो गया तो क्या आग कूद थोड़ी ना जाएगी, ऑब्वियसली आग रुक जाएगी। ठीक है, तो ये तीसरा घर को तोड़ के उसने आग रोक दी, जिससे कारण जो इधर बचे हुए 8-9 घर थे वहां पर कोई इंपैक्ट नहीं हुआ। ठीक है, अब प्रैक्टिकली ये तो समझदारी है, लेकिन इस तीसरे घर का मालिक बोलता है भाई इधर इधर ना, आग के कारण मेरा घर जला, तूने मेरे घर को क्यों तोड़ दिया? तो वो बोलेगा इंसान कि मैं समझदार व्यक्ति हूं, मैंने आपके घर को इसलिए तोड़ा ताकि बाजू वाले 8 घर ना जल जाए। भाई 8 घर जलने से अच्छा तो एक ही घर जल जाए। तो दिस इज द प्राइम एग्जांपल ऑफ नेसेसिटी, कि अगर आप ये चीज नहीं करते तो एक बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाता। दिस इज व्हाट इट मींस। ठीक है, अब इसका एक और एग्जांपल है, फनी एग्जांपल है। मान लो कोई गांव हो गया, गए ही हो गया यार, होम टाउन, गांव, रूरल एरिया। अब एक मान सकते हो ऐसा कि बैल है, बैल, ठीक है, बुल, वो एकदम पागल हो चुका है, वो दौड़ रहा है एकदम स्पीड से। सामने एक मार्केट है, यहां पर, ये यहां पर मार्केट है पूरा, गांव में तो ऐसे भी वीकली मार्केट लगता रहता है। एक पूरा बुल है, वो एकदम पूरा फुल स्पीड से आ रहा है यहां पर। ठीक है, अगर ये बुल इसके अंदर घुसा तो कितने ही लोग मर जाएंगे या कितने ही लोगों को हार्म होगा। एक इंसान था यहां पर, ये देखा कि भाई अगर ऐसा होगा तो बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा। ठीक है, इसने क्या किया, बुल को डाइवर्ट करते हुए यहां पर ले गया। यहां पर था आपका खेत, मतलब आपका फार्म। अब बुल मार्केट में लोग तो बच गए, लेकिन आपके फार्म में बुल घुस गया पूरा, तो वो आपकी बहुत सारी फसल खराब कर दिया। लेकिन जब आप इस आदमी के ऊपर केस करोगे तब ये आदमी क्या बोलेगा जज साहब को, जज साहब अगर मैं ऐसा नहीं करता तो 100 लोगों की फोटो के ऊपर माला चढ़ गया होता। तो दिस वॉज नेसेसिटी माय लॉर्ड, दिस इज एन एक्ट डन टू डू स्मॉल हार्म। स्मॉल हार्म क्या, आपके खेत की फसल खराब हो गई 5-10 हजार की, लेकिन 100 लोगों के फोटो पे माला लग जाता, दैट वॉज अ ग्रेटर हार्म एंड अ डिजास्टर। तो हमने ये डिजास्टर बचा लिया, लेकिन थोड़ा बहुत तो चलता ही है, जैन साहब इंडिया है, हमारे यहां ऐसे ही होता है। तो बस यही है व्हाट नेसेसिटी मींस। आई होप आपको ये भी समझ में आया होगा। ठीक है, अब ये एक्शन मस्ट बी स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शन टू द थ्रेट। अब हाँ, अब भाई नेसेसिटी का मतलब ये है एक्शन स्ट्रिक्टली प्रोपोर्शन टू द थ्रेट, मतलब जैसे कोई, जैसे ये सेल्फ डिफेंस वाला चीज आ जाता है, बट उतना ज्यादा इसमें रिलेट मत करना, बस ऐसे समझ लो कि अब ये घर है, ठीक है, वो घर वाले एग्जांपल लेते हैं, ये 2 में आग लगी है, ये तीसरा घर को कोई इंसान डेसिमेट कर दिया, डेसिमेट मतलब पूरा तोड़ ताड़ दिया। अब कोई इधर और पागल आदमी खड़ा है यहाँ पर और वो ये बोल रहा है कि एक काम करते हैं, ये सब में तो आग लगने ही वाली है, इसको भी रहन देता है, सब में पेट्रोल डाल देता है, जल्दी हो जाएगा थोड़ा। तो ये बेवकूफी है ना, ये तो आप स्ट्रिक्ट प्रोपोर्शन ऑफ थ्रेट की जगह और कुछ पागलबंदी करने लग गए। तो ये कॉमन सेंस वाली चीजें करना है, ऐसा चीज जो कि मतलब प्रपोर्शन। अब आपके ऊपर कोई पत्थर मार रहा है तो आप क्या गन निकाल के मार दोगे उसको? आपको पत्थर मार के ज्यादा से क्या लगेगा, थोड़ा सा सर में लगेगा, खून निकल जाएगा। आप गन निकाल के मार दोगे वो तो मर ही जाएगा बेचारा बच्चा। तो यही है ना कि
थोड़ा सा कॉमन सेंस वाली चीजें करने। आपके ऊपर कोई लाठी लेके आ रहा है मारना आपको, आप लिटरली पूरा उसके ऊपर एसिड फेंक दिए तो पागल हो गया थोड़ा से। तो वही है कि एक नेसेसिटी वाली चीजें करनी जो कि कॉमन सेंस के हिसाब से सेंस बनाती है। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। अब नेक्स्ट चीज पे आते हैं, प्राइवेट डिफेंस। प्राइवेट डिफेंस का मतलब, अच्छा चलो मैं स्टोरी बताता हूँ, ये सब छोड़ो पढ़ना वढ़ना, एक स्टोरी सुनो। आप कोई किसी का नाम ले, कोई है ऐसा महान, युवराज का ही नाम लेते हैं। ठीक है, युवराज थे। अब युवराज को बहुत सारे लोग मार मार के चले गए। ठीक है, क्यों? क्योंकि युवराज किसी की गर्लफ्रेंड को घुमा रहा था। अब युवराज को मार दिया उन लोग। युवराज मतलब बेचारा प्यार के खातिर मार भी खा लिया, कोई बात नहीं, चलता है। हंसदे चेहरे अंदर मतलब अंदर तकलीफ नहीं होती, मतलब तकलीफा नु डील करना होता है। युवराज बोल के बेचारा मार वार खा के मॉल के वहां पर क्या होता है वो बेसमेंट में जहां गाड़ी लगाता है वहां पर बेचारा लेटा हुआ है। उन लोग मार के युवराज को वापस जा रहे हैं। उन लोग मार दिया, अपना पूरा खेला खत्म हो चुका है। अब युवराज को लगता है भाई अगर मार खा लिया तो ठीक है, इतिहास में लिखा तो जाऊंगा, याद तो किया जाऊंगा ऐसा कि मार खाया था अपने प्यार के लिए, लेकिन दुनिया वाले कायर भी बोलेंगे। दोस्त घर जाऊंगा, दोस्त लोग बोलेंगे कि भाई मार खा के आ गया, मैं तो ना सहता। अब युवराज बोला अब तो कुछ करना पड़ेगा। युवराज उठाया बाजू से कुछ भी, पत्थर, गन, जो भी था युवराज के पास, गन तो क्या ही मतलब, पत्थर उत्थर जो भी उठाया और एक जोर से शॉट मारा और जो मार के सोया था उसके सर में जाके पड़ा और वो आदमी वहीं पर गिर गया। अब इन केस कोई केस करता है या फिर वो मरता है, उसको सीरियस कुछ सर्वर फूट जाता है, वो सामने वाला आदमी, अगर वो केस करता है तो युवराज ये नहीं बोल सकता कि सेल्फ डिफेंस चल रहा है। युवराज बोलेगा, मतलब युवराज अगर बोल रहा है कि मैंने तो सेल्फ डिफेंस के लिए करा था, जज बोलेगा इधर आ बेटा, कौन सा सेल्फ डिफेंस, वो तो तेरे को मार के जा रहा था वापस, वो तो चुपचाप अपने घर चले जाता, अब काय का सेल्फ डिफेंस। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये होता है कि आप अपने आप को डिफेंड कर रहे हो। सेल्फ डिफेंस का मतलब ये नहीं होता कि आप मार दिए और पकड़े किसी को। देयर कैन नॉट बी अ एक्ट दैट इज थ्रेटनिंग इटसेल्फ, जो कि आप सेल्फ डिफेंस के लिए कर रहे हो। ठीक है, सेल्फ डिफेंस का मतलब क्या होता है, कोई आपके लिए, कोई आपको लाठी लेके आ रहा है, आप उसको एक और लाठी रख के उसको बचा रहे हो अपने आप को, ये है सेल्फ डिफेंस। ठीक है, लेकिन कोई लाठी लेके आ रहा है, आप उसको गन निकाल के मार दिए, ये सेल्फ डिफेंस है, ये पागल बनती है। ये अपने जो प्रपोर्शन ऑफ थ्रेट था उससे को एक्सीड कर दिया। ठीक है, कॉमन सेंस वाला जो प्रोपोर्शन रहता है कि आपको कोई पत्थर मार रहा है तो आप उसके ऊपर गन नहीं चलाओगे, दिस इज द प्रोपोर्शन। ठीक है, तो वही। लेकिन दूसरा केस में जैसे युवराज वाले में कि अगर कोई थ्रेट वापस जा रहा है आपको मार वार के, तब वहां पर वो सेल्फ डिफेंस नहीं बेटा, वो तो पूरा खेल खत्म हो चुका है। आई होप आपको ये एग्जांपल समझ में आया होगा। समझ में आया एग्जांपल? इसको एक वर्ड में बताऊं तो चाहते हुए थ्रेट को सेल्फ डिफेंस नहीं बोलते। ठीक है, और सेल्फ डिफेंस जो कि होता है वो आप एक प्रपोर्शन में कर सकते हो, बस ऐसा नहीं है कि कुछ भी कर दिए सेल्फ डिफेंस के नाम में। ठीक है, तो ये चीज बस ध्यान रखना। अब हाँ वही लिखा हुआ ना यहाँ पर, यू कैन नॉट, हाँ एक मिनट बस, यू कैन नॉट यूज अ लीथल फोर्स फॉर अ माइनर थ्रेट। ठीक है, कोई एक ईटा फेंकने आया है आपके ऊपर, आप उसके ऊपर गनी चला दी, ये सब नहीं होता ना। ठीक है, और you cannot claim self defense against a person who is legitimately exercising their own right of self defense। अब ये एग्जांपल से थोड़ा पहले जाते हैं। युवराज भाई ऐसा नहीं बोल, मतलब सोचा उनके दिमाग में नहीं आया कि दुनिया हमारी आशिकी को याद रखेगी, इसलिए उन्होंने बोला आतामाजी से ढकली, मारो बचो और मारो। तो जो सामने वाले मार रहे थे वो युवराज भी उनको मारने लग गया। ठीक है, अब यहां पर युवराज सेल्फ डिफेंस ही कर रहा है, क्योंकि भाई अगर मैं नहीं मारूंगा तो लोग मेरे को मार डालेंगे पूरा, तो युवराज अब मारने लग गया। अब सामने वाला बंदा देखा कि भाई अभी तो मेरे को मारने लग गया, अब मैं भी उसको मारूंगा। तो युवराज जो कर रहा है वो सेल्फ डिफेंस है, सामने वाला इंसान जो कर रहा है वो सेल्फ डिफेंस नहीं है। ठीक है, आप तो ऐसे भाई मैं चल रहा हूं, राह चलते किसी को टकली मार दिया पीछे से, वो उठ के मेरे को मारने आ गया, फिर मेरे को भी वो एक झपट मार दिया, तब मैं उसको फिर से मारने लगे, तो सेल्फ डिफेंस थोड़ी ना है भाई, थ्रेट तो मैंने चालू करा था ना। आप जिस चीज को स्टार्ट कर रहे हो उस चीज से आप सेल्फ डिफेंस नहीं कर सकते। आप ही किसी को मारना चालू करे
फिर वो जब रिप्लाई में सेल्फ डिफेंस अपना यूज करा, तब आप बोल रहे हो मैं भी अपना सेल्फ डिफेंस यूज करो तो मैं भी मार रहा हूँ। मजाक चल रहा है क्या भाई? केस है, ठीक है। तो ये था प्राइवेट डिफेंस सेल्फ डिफेंस का पूरे बेसिक्स, और एक इन डेप्थ बता दिया आपको। अब से कोई भी क्वेश्चन अगर इसके यहाँ पर बहुत क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए मैं इसमें थोड़ा एक्स्ट्रा टाइम लेके समझाया, ठीक है। आई होप आपको समझ में आएगा। यस प्रीता, डाउट पूछो। Sir, for example, someone is like strangling me and I had a knife on my pocket. क्या कर रहे हैं? And if स्ट्रैंगलिंग I, एक मिनट, क्या कर रहे हैं? हाँ, for example, someone is strangling me, like choking, and I had a knife on like a nearby something, and I like kind of put them somewhere, like in self-defense. So I can't prove that they were strangling me because I don't have marks on me, but it looks like I have murdered them. So is that self-defense or not? सी, ये मर्डर कर दिया, ये तो मतलब आईपीसी में चले जाएगा, लेकिन ये स्ट्रैंगलिंग वाला मुझे नहीं पता। इट डिपेंड्स, ठीक है। जैसे अगर कोई बहुत स्ट्रैंगलिंग का मतलब नॉर्मल, मतलब आपको किडनैप करने का ट्राई कर रहा है, या इन जनरल लॉ की भाषा में थोड़ा ज्यादा लीथ फोर्स यूज कर रहा है, बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी, तो इस केस में आप सेल्फ डिफेंस कर सकते हो। आप उसको लाठी वाठी से मार सकते हो, नाइफ से थोड़ा बहुत हार्म कर सकते हो। आप बिल्कुल आप पेट में ही घुसा कैसे घुमा दिए, तो आप वो तो प्रीथा जी ऐसा नहीं कर सकते ना। तो ये है कॉमन सेंस वाली चीज। अब आप इसमें लॉ के हिसाब से अगर मैं आपको चीज बताऊं, टू ऑल द फीमेल्स वगैरह, आप अगर ऐसे सिचुएशन, ये मैं गलत एडवाइस नहीं दे रहा, लेकिन एक लॉ के हिसाब से ऐसा बोला जाता है कि अगर इफ यू आर एट पोजीशन जहां पर आपके साथ एक पूरा सेक्शन है लॉ में 512 आईपीसी का, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वहां पर ऐसा दिया हुआ है कि आप सेल्फ डिफेंस, अगर आपके साथ कोई अननेचुरल चीज हो रही है, अननेचुरल चीज होने वाली है, अगर आपको लग रहा है कि आपका रेप हो सकता है, अगर आपको लग रहा है कि कोई अननेचुरल सेक्स हो सकता है, या फिर कोई भी XYZ ऐसी चीज है जो कि बहुत सारे एक लिस्ट है जो कि मैं क्रिमिनल लॉ के टाइम में पढ़ाऊंगा, उस केस में आप मर्डर कर सकते हो सामने वाले का सेल्फ डिफेंस में, लेकिन हर केस में नहीं कर सकते, ठीक है। तो यही है। आई होप आपका डाउट समझ में आया होगा। अगर आपको आपके ऊपर कोई गलत चीज होने वाला है, आप मार सकते हो। मैं ये सजेस्ट नहीं कर रहा, लेकिन अपने लिए स्टैंड लेना जरूरी है बेटा, ठीक है। तो यही है, स्टूडेंट ऑफ क्लैट मैटर्स फॉर अ रीजन, ठीक है, टेक योर स्टैंड। तो इसलिए ये है लॉ जो कि प्रैक्टिकली बोलता है कि आप इस केस में मर्डर कर सकते हो। सेल्फ डिफेंस में कब कब मर्डर कर सकते हो, ये मैं लॉ में भी एक बार अच्छे से पढ़ाऊंगा, और लीगल वाले में। तो आई होप आपको सेल्फ डिफेंस वाला चीज हो गया। अब ये मर्डर कर सकते हो वाला नहीं होता ना, इसमें यहां पर मर्डर नहीं कर सकते आप। लॉ ऑफ टॉर्ट्स में आप मर्डर नहीं कर सकते अपने सेल्फ डिफेंस में। आई होप आपको ये क्लियर होगा, ठीक है। अब प्लेंटिफ इज अ रॉन्ग डूअर का मतलब है, अब आप किसी के घर चोरी करने गए, ठीक है। अब उसका कुत्ता था, ठीक है, मतलब कुत्ता था एज इन वो डॉग पाल के रखा था। जैसे मान लो कोई रैंडम कोई दो लोगों का नाम लेते हैं, जो रीमा है और प्रथा, ठीक है। जो रीमा प्रथा के घर चोरी करने गई, सीरियसली मत लेना, एग्जाम्पल है। अब रीमा प्रथा के घर चोरी करने गई, प्रथा एकदम फुल एकदम ग्लैमरस लाइफ जीती है, उसने 5-6 कुत्ते पाल के रखे। रीमा जैसे तैसे करके प्रथा के घर घुस तो गई, जैसे ही वो घर में घुसी, प्रथा के कुत्ते रीमा के ऊपर कूद दिए, उसको एकदम काट वाट दिए, उसको अच्छा खासा डैमेज पहुंचा दिए। रीमा रोते हुए वापिस आई, केस कर दी कि अरे भाई मेरे ये आपके कुत्ते में काट दिए, अब मेरे को कंपनसेशन दो, आप जितना खर्चा हुआ है दवाई का। प्रथा बोले कि भाई आप अंदर क्यों गए थे, आप चोरी करने के लिए गए थे ना। रीमा बोले कि हाँ चोरी करने के लिए गए थे। तो काहे का कंपनसेशन, खुद प्लेंटिफ ही गलत है, जो आदमी को डैमेज हुआ है वही गलत रीजन से हुआ है। तो इस केस में सिंपल सा मतलब यह है कि अगर प्लेंटिफ ही गलत है, मतलब प्लेंटिफ ही रॉन्ग डूअर है, अब आप किसी का मर्डर करने जा रहे हो भाई, ठीक है। आप जैसे मान लो कोई इंसान है, वो किसी के घर में घुसा, ठीक है, चोरी करने के लिए, अगेन वही एग्जांपल। अब उसका जो घर का दीवार है वो थोड़ा सा ऊपर है, और वो चढ़ते चढ़ते कूद के गिर गया गलती से, और फिर गिरने के बाद अगेन कुत्ते उत्ते है, सब काट वाट दी, फिर वो जैसे तैसे करके वापस गया। तो यहां पर ऑब्वियसली आप गलत हो, ठीक है, यहां पर आप केस नहीं कर सकते, दैट इज द थिंग।
जो आदमी खुद गलत है वो किसी और के ऊपर केस नहीं कर सकता, सिंपल सा बात है। आप रॉबरी करने गए या फिर मान लो आप किसी एक इंसान को 5-6 लोग मिलकर डकैती कर रहे हैं, डकैती का मतलब होता है एक जैसे 5-6 लड़के खड़े हैं सुनसान इलाके पे, ठीक है, वो एक लड़की को किडनैप कर दिए कि उसके जितने भी फोन वगैरह थे सब हम लोग चोरी कर लेंगे और फिर भाग जाएंगे। वो लड़की उन लोगों से भी बड़ी गैंगस्टर निकली, वो उन तो सबको पकड़ के पीट दी अच्छे से एकदम, हमारी छोरी छोरों से कम है के, पीट पाट दी सबको, पांचों के पांचों लड़कों को। अब वो लड़के पहुंच गए कोर्ट वो लड़की के ऊपर केस करने की, मैम ये तो मार दी हम लोग को। जज साहिबा बोलेंगी भाई इधर आओ इधर आओ, आप पकड़े गए थे उसको चोरी करने के लिए ना, खुद ही गलत हो तुम काहे वहां पर आशिकी लड़ाने गए थे क्या 5 लोग? नहीं, चोरी करने गए थे। तो अच्छा ही हुआ फिर। तो वही है ना कि जहां पर आपके ही थाली में तिनका है, ठीक है, आप ही एक सिंपल सा मैगजीम होता है दैट इज कॉल्ड अ विक्टिम शुड कम विथ क्लीन हैंड्स। इसका मतलब ये होता है कि आप जब कोर्ट जा रहे हो तब आप कोई गलती नहीं करे होने चाहिए। अगर आप कोई गलती करे हो तो बेटा कोर्ट मत जाओ, उसको बात को दबाओ। वहां पर आप बेवकूफ हो अगर आप खुद चोरी करने के लिए गए और आप कोर्ट जा रहे हो कि यार ऐसा कुत्ता काट देने को, भाई पहले तेको कोर्ट पकड़ेगा, तू काहे उसे घर में ट्रेस पास कर रहा है, ठीक है। तो वही चीज है, आई होप आपको ये समझ आएगा। अब इनएविटेबल एक्सीडेंट, ये डिफरेंस ऐसा होता है, देखो इनएविटेबल एक्सीडेंट का मतलब ये होता है कि मान लो गाड़ी चल रहा है, ठीक है, आप गलती से मतलब आपने सारे केयर लिए थे, ठीक है, एक जैसे एक ये कोई एक एग्जांपल लेते हैं, यहां पर एक रोड है, ठीक है, ये रोड के पास है एक घर, ये किसी का भी घर हो सकता है, यहां पर एक गाड़ी चल रही है। इस गाड़ी के ओनर ने सारे जितने भी नेसेसरी प्रिकॉशंस होते हैं कि ब्रेक चेक करवाना, गाड़ी मेंटेन करवाना, इंश्योरेंस, सब चीज लेके रखा है। भाई का बहुत ही किस्मत खराब था, हाँ बढ़िया थैंक यू भाई, भाई का बहुत ही किस्मत खराब था, भाई का गलती से हो गया ब्रेक फेल। फिर वही बात हंसदे चेहरे जाने, मतलब इन्हें तकलीफ नहीं होती, मतलब तकलीफानु डील करना होता है। भाई बोला अब ये कैसे होगा, ब्रेक फेल हो गया, टायर बस्ट हो गया, ऐसे 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 करते करते ये घर के जो दीवार होता है बाउंड्री वॉल उसमें ठुक गया गाड़ी। यहां पर अब एक घर का ओनर केस कर दिया उसके ऊपर, वो क्या बोलेगा, भाई इट वॉज एन इनएविटेबल एक्सीडेंट, मैंने जानबूझ के थोड़ी ना करा था, ये है मेरे गाड़ी के पेपर्स, मैंने सब चीज करा था, मैंने एक दिन पहले ही गाड़ी का मेंटेनेंस करवाया था, अब ब्रेक फेल हो गया उसमें हमारी क्या गलती, सिंपल। तो दिस इज व्हाट इनएविटेबल एक्सीडेंट मीन। अब आप बोलोगे ये इनएविटेबल एक्सीडेंट एक्ट ऑफ गॉड से डिफरेंट कैसे? एक्ट ऑफ गॉड में अपन ने देखा कि सुनामी हो रही है, ठीक है, या फिर कोई एकदम पानी वानी गिर गया बहुत तेज, तूफान आ गया, ये सब है एक्ट ऑफ गॉड। गाड़ी का ठुक जाना ये एक्ट ऑफ गॉड थोड़ी ना भाई, गाड़ी तो आपने ही चलाया ना, पहले एक्सीलेटर पे ब्रेक तो आप मतलब एक्सीलेटर पे पुश तो आपने ही करा था, तो ये एक्ट ऑफ गॉड प्योरली नहीं है। ये भले एक्सीडेंट हो गया लेकिन इसमें एक ह्यूमन एलिमेंट इन्वॉल्व था। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब इसका एग्जांपल वही कि ड्राइविंग अ परफेक्टली मेंटेन्ड व्हीकल which when a tire suddenly detached due to undetectable manufacturing। अब इसमें मैंने जो आपको एग्जांपल दिया उसमें टायर फूट गया था और ब्रेक फेल हो गया था, लेकिन इसमें टायर निकल गया, मान लो टायर अपने आप पता नहीं कैसे भी गलती से निकल गया, तो ये है वही एक्सीडेंट। अब मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूं, समझ में आया आपको ये चीज? बचपन में मेरे साथ एक चीज हुआ था कि मैं नया नया साइकिल खरीद के लाया, मतलब मेरे पापा साइकिल दिए मेरे को, ठीक है, बहुत छोटी पुरानी बात है, अराउंड 5-6 साल नहीं 10 साल पहले की बात है, मैं क्लास 2-3 में होऊंगा शायद, जितना मुझे याद है। ऑब्वियसली सब बच्चे लोगों की फैंटेसी रहती है साइकिल चलाएंगे मौज मस्ती करेंगे, मैं साइकिल बहुत तेज चलाता था। गलती से एक दिन क्या हुआ, जहां पर एक शॉप है, मान लो मैं आपको एक सिनेरियो बताता हूँ, दिख रहा है सबको स्क्रीन, हाँ, यहाँ पर एक मिनट इसको थोड़ा सा छोटा करते हैं, यहां पर एक शॉप है, ये एक पूरा मेन रोड है, ये भी एक पूरा मेन रोड है, ठीक है। मैं साइकिल यहां से लेके जा रहा हूं, अचानक से ब्रेक फेल हो गया, लेजिट मेरे साथ हुआ है ये। अच्छा मतलब ब्रेक एज एन फेल नहीं हुआ, बट ब्रेक ढीला हो गया, मतलब वो लग नहीं जाता अच्छे से। अब मैं बोलूं भाई ये करे क्या, यहां पर बहुत सारी गाड़ियां आ रही है, ऑब्वियसली मैं बच्चा ही था, मैं ऐसे ले जाके वो शॉप के अंदर घुसा दिया, लेजिट मैं घुसा दिया था। वो तो अंकल अच्छे थे,
मेरे को जानते थे, मेरे पापा को जानते थे, सबको जानते थे, और उनको ज्यादा कुछ खास नुकसान नहीं हुआ, उनका बस कुछ एक दो सामान रखा हुआ था, वो थोड़ा सा पिचक गया बस, और कुछ नहीं हुआ। तो ये सब चीज हो जाती है ना। तो ये हुआ था मेरे साथ, ये पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो दिस वॉज एन इनएविटेबल एक्सीडेंट। भाई मैंने तो अपना साइकिल सब मेंटेन करके था, हो गया गलती से तो मेरी क्या गलती भाई, मैं तो बच्चा था, नादान बच्चा, मासूम। ठीक है सर, इफ आई डिडंट मेंटेन द कार बट, एक मिनट सर, इफ आई डिडंट मेंटेन द कार बट दे डिडंट नो द ब्रेक्स वर माल फंक्शनिंग, कुड दे यूज दिस? नहीं 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 नहीं, बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। अगर ब्रेक पहले से खराब है और आप चेक नहीं करें तो वो उनकी गलती नहीं है, ठीक है, वो आपकी गलती है। वो नेग्लिजेंस के अंदर आता है। अभी अपन आगे नेग्लिजेंस पढ़ने वाले। नेग्लिजेंस का मतलब क्या होता है कि आप चेक नहीं करें। अब मान लो मेरे साइकिल का ब्रेक पहले से फेल था, तब अगर मैं साइकिल चलाने के टाइम चेक नहीं करा कि ब्रेक फेल है कि नहीं, ठीक है, तब वहां पर इनएविटेबल एक्सीडेंट नहीं है बेटा, वहां पर फिर आपकी बेवकूफी है वो कि आप चेक क्यों नहीं करें, ठीक है। सो इट इज कंसिडर्ड एज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ ह्यूमन और अ पर्सन ड्राइविंग द कार, व्हीकल और एनीथिंग एल्स, कि वो एक प्रॉपर ड्यू केयर और एक जितना भी चेक्स एंड मटेरियल्स होते हैं वो सब चीज मतलब रखे या फिर करके जाए, ठीक है। अब जैसे अपन ये जो आप मेरे को एग्जांपल बोले, ये वैसे ही है ना कि जो अपन यहाँ पर कौन सा केस था, कंट्रीब्यूटरी नेग्लिजेंस, नहीं सॉरी, एक्ट ऑफ गॉड वाला, इसमें जो खुशी और रीमा वाला था, यहां पर अगर आपको एग्जांपल याद होगा तो अगर वो सुनामी आता और अगर खुशी उसको अच्छे से वो बिल्डिंग बना ही नहीं होती, मान लो खुशी ने थोड़े चीप क्वालिटी का मटेरियल यूज करा पैसा बचाने के लिए, करप्शन करने के लिए उसने चीप क्वालिटी का मटेरियल डाल दी, तो यहां पर एक्ट ऑफ गॉड नहीं लगेगा, ना ही यहां पर इनएविटेबल एक्सीडेंट लगेगा। यहां पर तो वो इंसान की गलती थी ना कि आपने काम चोरी करी है, आपने जो मटेरियल लगा था वहां पर वो आपने मटेरियल नहीं लगाया, दैट इज द थिंग, ठीक है। आई होप इट वॉज क्लियर, ठीक है, समझ में आया आपको? एक मिनट ना बस, ठीक है। तो या दैट वाज इट, है ना। अब आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले अब होता है मिस्टेक, गलती हो गई मालिक, इंसानी है, गलती हो जाती है। गलतियां दो टाइप की होती हैं, ठीक है। एक गलतियां होती हैं मिस्टेक ऑफ लॉ। अरे यार एक तो ये स्टाइलस भी अजीब है भाई, जब मैं रैंडम ऐसे लिखता हूं तो एकदम मक्खन चलता है, जब मैं पढ़ाने बैठता हूं तो पता नहीं क्या हो जाता है इसको भी। एक होता है मिस्टेक ऑफ लॉ, एक होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। कोई बता सकता है दोनों में डिफरेंस क्या है? जल्दी बताओ भाई, मैं पानी पी रहा हूं। किसी को मिस्टेक नहीं पता? चलो ठीक है, बताते हैं। मिस्टेक ऑफ लॉ का मतलब होता है कि आपको लॉ नहीं पता था, आप इंडिया वाली हरकतें, आप गए दुबई, आप गए कोई बहुत सिंगापुर वगैरह, सिंगापुर में च्युइंगम खाना बैन है अगर आपको पता होगा तो। आप सिंगापुर गए, आप एकदम इंडिया वाले पूरा फुल देसी मोड में ऐसे गमछा वमछा बांध के च्युइंगम का थूक दिया वहां बाजू में, आपको पुलिस बुलाएगी, फाइन करके पकड़ पकड़ के जेल वेल भेज देगी, फाइन वाइन लगाना पड़ेगा आपको अच्छे से। अब आप वहां ये बोल सकते हो कि मालिक मिस्टेक ऑफ लॉ हो गया, पता ही नहीं था लॉ ऐसा। तो जिस जमीन में आप खड़े हो उस जमीन का आपको लॉ नहीं पता तो धिक्कार है आपके ऊपर। फिर मिस्टेक ऑफ लॉ जैसा कोई चीज होता ही नहीं है, आपको लॉ पता होना चाहिए, ये अज्यूम होता है, ठीक है। आप मान लो ऐसे हो कि आप बाहर से आए इंडिया में, आप किसी का मर्डर कर दिया और आप बोल रहे हो हमारे देश में तो मर्डर करना कोई दिक्कत नहीं है, आपके देश ही अजीब है, आपको लॉ ही नहीं पता। जज बोलेगा बेटा तू आया है इंडिया, देखो लॉ तेरा ये रिस्पॉन्सिबिलिटी, देखो लॉ पता होना चाहिए। जैसे जो यूनाइटेड स्टेट्स है वहां पर गन वन रखना इज कॉमन, ज्यादा कुछ खास फॉर्मेलिटीज नहीं होता है। इंडिया में आप गन रख लो आपकी एसटीसी हो जाएगी, ठीक है, संजय दत्त टाइप का आपको जेल में डाल दिया जाएगा। तो इसलिए ही इंडिया में चीजें थोड़ा मतलब रिस्पॉन्सिबल होना पड़ता है। तो इंडिया में आप ऐसे नहीं कर सकते, आप ये नहीं बोल सकते कि भाई मेरे को तो लॉ ही नहीं पता। जज बोलेगा ठीक है तू लॉ स्टूडेंट नहीं लेकिन तू बेवकूफ है क्या? तो इसलिए ये लॉ वाला आप नहीं एक्सक्यूज कर सकते। दूसरा होता है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट मतलब होता है
कि जैसे जैसे अभी सब लोग हम लोग क्लैट के बाद सबका जितने लोग बैठे सबका सिलेक्शन हो गया, मेरा तो हो ही गया भैया, बाकी लोग का भी हो गया। हम लोग सब बोले कि चलो भाई अब पार्टी करते हैं। पार्टी करने हम लोग गए कैंपिंग करने जंगल में, ठीक है। सबके एकदम भयानक भयानक शौक, क्योंकि बच्चे हैं सब क्लैट मैटर्स के धुरंधर लोग। युवराज भाई का शौक है अपन बनेंगे सलमान खान। ये इतना खराब एग्जाम्पल भाई, कंट्रोवर्शियल एग्जाम्पल है ये, बट स्टिल अपन बनेंगे सलमान खान, हम लोग हंटिंग करेंगे। आप युवराज भाई गन लेके आए, गन ऐसे तान दिए सामने पूरे, मतलब ऐसे कुछ मूवमेंट हुआ। युवराज को लगा कि ये यहां पर एक हिरण है, ये कौन सा स्टोरी है ये सब समझ में आ रहा है, हिरण है। आप ऐसे युवराज शूट कर दिया, पीछे हिरण नहीं था दोस्तों, पीछे था एक इंसान। युवराज के चेहरे से पूरा पसीना आने लग गया कि अरे भाई ये क्या हो गया, अभी तो एडमिशन लेना था, अभी केस हो जाएगा, कौन बचाएगा। तो यहां पर ये है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। मिस्टेक ऑफ फैक्ट का मतलब यह है कि आप कुछ करने जा रहे थे, लेकिन क्योंकि आपको सही इंफॉर्मेशन नहीं पता थी इसलिए गलती से कुछ और हो गया। किसी जानवर को मारने की जितनी सजा है उतनी किसी इंसान को मारने की सजा नहीं है। ऑब्वियसली इंसान को मारने से आपको ज्यादा सजा काटनी पड़ेगी। तो जो युवराज को लग रहा था कि पीछे कोई हिरण है, वो तो कोई इंसान निकला। तो यहां पर ये युवराज की गलती हो सकती है, कह सकते हो कि युवराज को चेक करना चाहिए, बट इन जनरल युवराज को पता नहीं था। तो दिस इज मिस्टेक ऑफ फैक्ट, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। समझ में आया? कोई डाउट? अब दूसरा डिफेंस आता है सैल्यूटरी अथॉरिटी। ये सबसे खतरनाक डिफेंस होता है। सैल्यूटरी अथॉरिटी का मतलब होता है कि एक ऐसा डिफेंस कि लॉ हमें परमिट करता है। कोई एक कंस्ट्रक्शन कंपनी है, ठीक है, वो आपके एरिया में पार्क बना रही है। पार्क बनाने का परमिशन उसको स्टेट गवर्नमेंट ने दिया हुआ है। ऑब्वियसली वो पार्क बनाएगी, वो हल्ला होगा, ठीक है, हल्ला होगा एज इन कि मतलब आवाज आएगा कंस्ट्रक्शन का। आप अपने घर में बैठे हो, आप बोल रहे हो कि अरे यार ये बंदे के कारण, ये कंस्ट्रक्शन कंपनी के कारण मेरा जो मेंटल पीस है वो खराब हो रहा है, मैं केस कर दूंगा। कंस्ट्रक्शन कंपनी बोलेगी भैया आपकी स्टेट गवर्नमेंट ने ही हमें कॉन्ट्रैक्ट दिया है। तो दिस इज आवर सैल्यूटरी अथॉरिटी। सैल्यूटरी अथॉरिटी का मतलब होता है कि ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है जो कि हमें लॉ ने दिया है, हम कर सकते हैं, जो कि हमें गवर्नमेंट ने दिया, ठीक है। तो दिस इज व्हाट सैल्यूटरी अथॉरिटी मीन्स। एनीथिंग दैट इज परमिटेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट इज कंसिडर्ड एज, वो कम्युनिटी, वो कंपनी के ऊपर आप केस नहीं कर सकते, वो इम्यून है उस चीज से। अगर सरकार ने अडानी ग्रुप को कॉन्ट्रैक्ट दिया कि आप 10 लाख पेड़ काट दो, तो वो अडानी ग्रुप की गलती नहीं है, आप सरकार के ऊपर जाओ केस करो, ठीक है। और अगर कोई अडानी ग्रुप के ऊपर केस कर रहा है कि भैया आप पेड़ काहे काट रहे हो, तो सरकार ने ऐसा बोला है, तो ये ऑब्वियसली ये तो एक एग्जांपल था, बट यही होता है व्हाट स्टैट्यूटरी अथॉरिटी मींस। गवर्नमेंट के आगे कोई भी नहीं बोलेगा। हाँ, सुप्रीम कोर्ट बोल सकती है, ऑब्वियसली कोई बहुत बड़ा कुछ चीज हो रहा है उल्टा सीधा, तो सुप्रीम कोर्ट पे आप जा सकते हो। आप कंपनी के अगेंस्ट केस नहीं कर सकते, आप सरकार के अगेंस्ट जरूर केस कर सकते हो ना। अब जैसे मान लो ये पेड़ वाला ही एग्जांपल लेते हैं, 10 लाख पेड़ कट रहा है, कोई एक्सवाइजेड कंपनी काट रही है सरकार के कहने पर, आप उस कंपनी के ऊपर केस करोगे तो कंपनी बोलेगी कि हमारा तो स्टैट्यूटरी अथॉरिटी है, हमें तो सरकार ने बोला है। आप जाओ सरकार के पास, आप केस सरकार के अगेंस्ट फाइल करो, ठीक है, और आप सरकारों का घेरे में खड़ा करो कि भैया आप कैसे ये सब करवा रहे हो, आप 10 लाख पेड़ काटने का कैसे इजाजत दे दिया किसी कंपनी को, ठीक है। तो ये है भाई, ये केयर वर्ल्ड वाले अपना नाम भी बता दो यार, अजीब सा नाम है, थोड़ा सा रियल नेम बता दो, अच्छा लगेगा मेरे को, है ना। अब क्या वैष्णवी, यस सर। बढ़िया, आई होप आपको अच्छा लग रहा होगा क्लास। अब नेक्स्ट चीज इस, आपको अभी तक सारे डिफेंसेस समझ में आया, 9-10 जो भी था। अब दूसरा चीज आता है दैट इज कॉल्ड कंसेप्ट ऑफ रीजनेबलनेस। व्हाट डज दिस कंसेप्ट ऑफ रीजनेबलनेस मीन्स? अगर आपकी बहन भाई आपको परेशान कर रहे हैं थोड़ा बहुत, तो आप क्या करोगे? उनको सुना दोगे, उनको डांट दोगे, उनको पीछे से 1-2 टपली मार दोगे, यही है रीजनेबलनेस।
आप उनको बिल्कुल सर के बाल पकड़ के उठा के फेंक फाक थोड़ी ना दोगे भाई। ये तो इसके चक्कर में तो आप अपनी मम्मी पापा से डांट खा जाओगे। तो रीजनेबल आदमी एक सिचुएशन में क्या करेगा, वो है पूरा लॉ ऑफ टॉट्स, सिंपल सा एक वर्ड में। इफ समथिंग इज रीजनेबलनेस, इफ समथिंग इज रीजनेबल इट इज वैलिड, इफ समथिंग इज अनरीजनेबल इट इज नॉट वैलिड इन लॉ ऑफ टॉट्स। कोई आपको भाला फेंकने आ रहा है, आप उसको गन निकाल के मार दिए। कोई आपको पत्थर फेंक रहा है, आप लेजिट उसको गन निकाल के मार दिए, आप उसके ऊपर एसिड फेंक दिए। ये रीजनेबल आदमी नहीं करता। आप कोई गैंगस्टर वो है ना, मतलब मैं क्या खूंखारी बलिए तब गाना वाना चालू करके पीछे करण औजला का मार पीट डाले, तो ये सब नहीं कर सकते ना। दैट इज द थिंग, दैट इज व्हाट कंसेप्ट ऑफ रीजनेबलनेस। ठीक है, और इसका एक और तरीके से आप समझ सकते हो कि एक रीजनेबल आदमी क्या क्या चीजें करेगा। क्या किसी एक रीजनेबल आदमी के गाड़ी का ब्रेक फेल होता है? नहीं। तो क्या आप रीजनेबल आदमी जो ड्यू एंड केयर लेता है वो आप करें? नहीं। अगर आप रात के अंधेरे में, खूंखार अंधेरा है, आप वहां पर बिना अपने हेडलाइट के ऑन करे गाड़ी चला रहे हो और उस केस में कोई एक्सीडेंट कर देता, तो आप बेवकूफ हो अगर आप अपने गाड़ी का लाइट नहीं चलाओ इतने अंधेरे में। तो यहां पर एक रीजनेबल आदमी क्या करता? रीजनेबल आदमी अपने गाड़ी का लाइट चालू करता। तो अगर आप कोई रीजनेबल वाली हरकतें नहीं कर रहे, ठीक है, और अगर जो एक ऑर्डिनरी आदमी केयर करता अपने चीजों का, अपने समाज का, अपने लोगों का, वो अगर आप नहीं कर रहे तो आपके ऊपर बिल्कुल केस किया जा सकता है। ठीक है, दैट इज द थिंग। डिफेंस ऑफ जस्टिफिकेशन, an act that would be normally considered as civil wrong can be excused if the defendant had valid lawful justification for commitment। जैसे अब कोई मान लो कि हाँ, जैसे प्रथा है, ठीक है, इसके मतलब इसको एक पूरे ये रूम में बंद है, ठीक है, कोई आया, इसको मतलब कुछ भी हो सकता है, XYZ, शायद एक्सटॉर्शन के लिए पैसे ये बोल रहे हैं कि फोन करके कि मान लो प्रथा को कोई किडनैप कर लिया, ठीक है, ऐसा होए मत, टचवुड, बट स्टिल प्रथा को कोई किडनैप कर लिया, उसको एक रूम में बंद करे हुए, ठीक है, वहां पर वो किडनैपर अंदर आता है, वो बोलता है कि ये आपके पापा का नंबर है या मम्मी का नंबर है, इसमें कॉल करो और 10 लाख रुपए मांगो। अब वो जैसे ही कॉल करने के लिए लगाता है, प्रथा अपना पूरा पावर लगा के उसका हाथ काट देती है दांत से और बिल्कुल फोन वोन छीन के भाग जाती है। अब इन केस अगर वो आदमी जिसका हाथ कटा हुआ है, बेचारे के हाथ से खून निकल गया, इतना खतरनाक काटी वो, वहां पर वो केस कर रहा है, तो वो केस पहली बात तो करेगा नहीं, दूसरी बात अगर कर दिया तो प्रथा के पास जस्टिफिकेशन है, भैया वो किडनैप करके रखा था, वो कुछ भी कर सकता था मेरे साथ, इसलिए मैंने काट के भाग गई उसको। दैट इज द थिंग। आई होप आपको ये डिफेंस ऑफ जस्टिफिकेशन समझ में आया होगा। समझ में आया? अब ये वही है, पहले तो नेसेसिटी था भाई कि भागना तो पड़ता है यार, ऐसे तो मतलब कुछ भी कर सकता था, प्रोपोर्शन था। हाँ यार, आप कोई किडनैप करके आया तो काट तो सकते ही उसका हाथ आप, ठीक है, आप तो शक्ल भी काट सकते हो उसका। अब ये हो गया, ठीक है। नेक्स्ट चीज